हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज आपके पास क्वेश्चंस जो होंगे वो पूरे के पूरे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है और क्वेश्चंस का लेवल देखोगे तो कहोगे सर बिल्कुल एग्जाम के रेलेवेंट और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस इस कंप्यूटर क्लास में आपको मिलने वाले हैं। और कंप्यूटर जो ये क्लास आपका होने वाला है उसमें 1% और 1 सेकंड का भी स्किप मत करना क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल एग्जाम के रेलेवेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आंसर जो है अपना लास्ट में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर पिन कीजिएगा, मतलब कमेंट कीजिएगा और 2-3 क्वेश्चंस मैं लास्ट में छोड़ दूंगा जिसका आंसर आपको देना है। पहला वाला जो हमारा सवाल है, लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में किस कीबोर्ड शॉर्टकट से एक संपूर्ण वर्कशीट का चयन किया जा सकता है। इन एमएस एक्सेल 2019 एन इंटायर वर्कशीट कैन बी सेलेक्टेड बाय प्रोसेसिंग द कीवर्ड शॉर्टकट आपसे पूछा गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है कि कंट्रोल ए है, दूसरा कंट्रोल प्लस इंटर है, कंट्रोल प्लस F1 है, कंट्रोल प्लस F8 है। तो भैया कौन सा ऐसा शॉर्टकट की होगा जिससे संपूर्ण वर्कशीट क्या होगा चयन किया जा सकता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कंट्रोल प्लस ए से क्या किया जा सकता है कि पूरा का पूरा जो वर्कशीट होगा आपका उसको टोटली हम लोग वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं कि MICR में C का पूर्ण रूप क्या है, ये आपसे पूछा गया है। मतलब C स्टैंड्स फॉर क्या है MICR में। मैंने पूरा का पूरा एब्रिविएशन का क्लास कंप्लीट करा है कंप्यूटर वाले ही क्लास में, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाने वाला है, उसको भी देख लीजिएगा। और उसका PDF पूरा का पूरा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिखा है MICR में C का फुल फॉर्म क्या होने वाला है। तो C का जो फुल फॉर्म होगा वो आपका कैरेक्टर होगा। ठीक है, कैरेक्टर होगा और आपको बताना है कमेंट में कि MICR का फुल फॉर्म क्या होगा, आपको ये कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए तीसरा जो हमारा सवाल है, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। कहने का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थाई नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहने का मतलब समझिएगा, मतलब ऐसा कोई मेमोरी है जो लाइट कट होने के बाद भी आपके डेटा को सुरक्षित रखती है। वैसा कौन सा मेमोरी है, तो वैसा जो मेमोरी है आपका रीड ओनली मेमोरी है। क्या है भाई, रीड ओनली मेमोरी जो है हमारा वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और एक अस्थाई है। आपका जो डेटा अगर कट भी हो जाता है तो उस समय आपका जो भी आपका डेटा रहता है लाइट कट होने के बाद जो भी आपका डेटा होता है उसको सुरक्षित रखती है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा सवाल है कि विंडोज 10 OS में विंडोज को मैक्सिमाइज करते ही मैक्सिमाइज बटन डैश में परिवर्तित हो जाता है। द मैक्सिमाइज बटन चेंज टू द डैश इमीडिएटली आफ्टर ए विंडोज हैज बीन मैक्सिमाइज्ड इन विंडोज 10 OS। तो भैया ऐसा किस चीज में परिवर्तित हो जाता है। पहला है क्लोज बटन, दूसरा मिनिमाइज बटन, तीसरा मैक्सिमाइज बटन और चौथा आपका रीस्टोर बटन है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रीस्टोर बटन में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। विंडोज 10 जो OS जो है वो मैक्सिमाइज करते ही मैक्सिमाइज बटन जो है वो रीस्टोर में परिवर्तित हो जाता है, रीस्टोर बटन में परिवर्तित हो जाता है। आगे आ जाइएगा, आगे वाला जो हमारा सवाल है, लिखा है निम्नलिखित में से TCP का सही पूर्ण रूप कौन सा है। ये आपको बताना है कौन सा एब्रिविएशन होने वाला है, TCP का फुल फॉर्म क्या होने वाला है। इसके पहले PDF में भी मैंने सारा का सारा ए से लेकर जेड तक एब्रिविएशन कराया है। तो आपको बताना है, पहला है ट्रांसमिशन सेंट्रल प्रोटोकॉल, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है आपका, तीसरा ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। तो आंसर जो हमारा इसका सही हो जाएगा वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाने वाला है। क्या होगा भाई, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का एक मान्य वर्ग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड कैटेगरी ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर। ये आपका है डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंटर जो है वो क्या है, वैलिड कैटेगरी नहीं है इंपैक्ट प्रिंटर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल क्या है कि एक छोटी वेबसाइट के लिए किसी को निम्नलिखित में से किससे स्पेस खरीदने की आवश्यकता होती है। फॉर ए स्मॉल वेबसाइट वन नीड्स टू बाई स्पेस फ्रॉम द व्हाट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, टेलीफोन एक्सचेंज, ISP या फिर नेटवर्क। तो भाई आपको पता होना चाहिए ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है भाई, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक है,
सर्विस प्रोवाइडर होता है और इसी से क्या किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। एक छोटी वेबसाइट के लिए अपना स्पेस जो खरीदा जा सकता है वो ISP से खरीदा जा सकता है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से खरीदा जा सकता है। आगे आ जाइए। आगे वाला जो सवाल है कि OTF का पूर्ण रूप क्या है। OTF स्टैंड्स फॉर आपका क्या है, ओपन टाइप फॉन्ट है, आउटपुट टेक्स्ट फॉर्मेट है, आउटपुट ट्रू टाइप है आपका, आउटपुट टाइप फॉन्ट है आपका। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि ओपन टाइप फॉन्ट है आपका, है ना। ओपन टाइप क्या है, फॉन्ट है। OTP का जो OTF का जो फुल फॉर्म होता है वो ओपन टाइप आपका फॉन्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। लिखा है क्या, किस फाइल में SVG फाइल फॉर्मेट होता है, ये आपसे पूछा गया है। इमेज फाइल में, ऑडियो फाइल में, MS ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में, या फिर एग्जाम्पल क्वेरी में। तो आंसर हमारा हो जाएगा MS ऑफिस डॉक्यूमेंट में, हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, लिखा है डैश ग्राफिक्स के किनारे किसी भी आकार या रेजोल्यूशन पर अच्छे रहते हैं। कौन, स्केलर, वेक्टर, रास्टर या फिर स्केलर एंड रास्टर आपसे पूछा गया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा है क्या, CRT के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वाले क्लास में, कैथोड रे ट्यूब कहते हैं जिसको, याद होना चाहिए आप लोगों को। उसी के बारे में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस CRT मॉनिटर के साथ काम करता है लेकिन LCD मॉनिटर के साथ संगत नहीं करता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका लाइट पेन, माउस, कीबोर्ड है, या फिर वेबकैम है। तो लाइट पेन जो है वो क्या करता है, वो LCD मॉनिटर के साथ संगत नहीं करता है। कॉम्पेटिबल जो है वो LCD मॉनिटर के साथ हमारा नहीं होता है वहां पे। तो क्या होता है भाई, लाइट पेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू सेकेंडरी डेटा स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। निम्न में से कौन कंप्यूटर एक द्वितीय डेटा संग्रह की इकाई को संदर्भित करती है या करता है, ऐसा लिखा गया है। पहला रजिस्टर है, दूसरा हार्ड डिस्क है, तीसरा आपका रीड ओनली मेमोरी है, और चौथा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो आपको बताना है कमेंट में क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी करोगे और मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है और रिस्पॉन्स सही जा रहा है। खैर जो लोग चैनल पे नए हैं, वीडियो पे नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कहीं से ढूंढ के भी दीजिएगा। लिखा है कंप्यूटर में सबसे छोटी और तेज मेमोरी CPU में डैश के रूप में स्थित होती है। द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर इज लोकेटेड इन CPU इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, रैम, RAM, BIOS, IO मतलब इनपुट आउटपुट आपका होता है, या फिर रजिस्टर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रजिस्टर जो है वो स्मॉलेस्ट भी है और फास्टेस्ट भी है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल क्या कह रहा है, लिखा है क्या कि इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर में, आप सारे लोगों को पता है। प्लॉटर है, मॉनिटर है, जॉयस्टिक है, प्रिंटर है। आउटपुट मतलब जो हमारा रिजल्ट क्या करे वहां पे विंडो पे दिखाए। तो प्लॉटर हमारा रिजल्ट दिखाता है, मॉनिटर हमारा रिजल्ट दिखाता है, प्रिंटर हमारा रिजल्ट दिखाता है। लेकिन जॉयस्टिक जो होता है जिससे हम लोग गेम खेलते हैं, क्या करते हैं भाई, गेम खेलते हैं। आप लोगों ने खेला होगा कॉन्ट्रा, मारियो खेला होगा, जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मैंने खेला है कॉन्ट्रो, मारियो, ऐसा करके जो खेलते थे हम लोग। एक जॉयस्टिक जो एक बीच में लंबा सा बटन होता है, उसको लेफ्ट राइट अप एंड डाउन किया जाता है, उसी को हम लोग जॉयस्टिक कहते हैं। और ये आपका क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है भाई, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, जो गेम के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, किस टैब का उपयोग करके आप अपने ओपन ऑफिस राइटर में मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो भाई मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे मैक्रो टूल की आवश्यकता होती है, जो ऑप्शन नंबर C में आपका अवेलेबल है। मैक्रो टूल की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा है क्या, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की बाहरी मेमोरी है, ये आपको बताना है। रैम, रोम, SD रैम या फिर हार्ड डिस्क। तो आप लोग कहो गुरुजी बड़ा आसान सा सवाल है ना, लेकिन सवाल तो मॉडरेट लेवल का है ही, और आंसर जो हो जाएगा हमारा वो आपका हार्ड डिस्क हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आगे वाला जो सवाल है, लिखा है इनमें से कौन सा प्रोग्राम पेंटिंग प्रोग्राम और इमेज एडिटिंग प्रोग्राम है, आपको बताना है। तो फोटोशॉप, फोटोशॉप जो है आपका वो क्या है, पेंटिंग प्रोग्राम और इमेज एडिटिंग आपका प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, .gov.edu.net है ना, यहाँ पे कहा गया है कि एक्सटेंशन जो है वो क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। डोमेन्स नेम्स कहलाता है, डोमेन नेम्स कहलाता है,
मेल टू एड्रेसेस कहलाता है, ईमेल टारगेट्स कहलाता है, या फिर रिसिप्ट्स नेम कहलाता है, ये आपको बताना है। तो भाई ये सारे के सारे डोमेन नेम होते हैं, ये सारे के सारे डोमेन नेम होते हैं। आपने देखा अभी हाल फिलहाल में एसएससी भी अपना जो वेबसाइट है उसका नाम चेंज किया उन्होंने, या फिर बिहार पुलिस का जो है आपका वेबसाइट उसका भी नाम चेंज किया गया है। ये सारा का सारा डोमेन होते हैं, या फिर नॉर्मल लोगों के लिए या फिर सरकार के लिए ये सारे चीज बराबर होते हैं, सबको खरीदना ही पड़ता है। आगे आ जाते हैं, लिखा है भाई आईएसपी का फुल फॉर्म मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। आईएसपी का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। आगे आ जाते हैं, लिखा है क्या कि सीडी प्रकार का स्टोरेज डेटा है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैग्नेटिक या फिर ऑप्टिकल आपका। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल हमारा वो क्या है, डेटा स्टोरेज है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, आपसे पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला आपका ऑप्शन है एडोबी फोटोशॉप है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, गूगल क्रोम है आपका। तो ये जो आंसर हमारा होने वाला है वो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विंडोज ऑपरेटिंग हमारा सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल चलते हैं। दूसरा सवाल अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लिखा है क्या कि विंडोज 10 में खुले हुए एप्स है ना, मतलब एप्लीकेशन के बीच अदल बदल स्विच करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया जाता है। कीबोर्ड शॉर्टकट का जो पूरा का पूरा जो पीडीएफ था वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड करा था पहले, मैं दोबारा से कर दूंगा। जितने भी लोग नए हैं एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपका कमेंट बॉक्स में दिया गया है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी हिंदी की क्लासेस है ना, और फिर जीएस की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस, या फिर कंप्यूटर की जो भी कंप्यूटर की क्लासेस है वो सारी की सारी क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका ध्यान से समझना कि ये आपका एक टैब यहाँ है और दूसरा टैब यहाँ है, टैब 1 और टैब 2। तो टैब 1 से टैब 2 में आपको जाना पड़ेगा, टैब 2 से टैब 1 में आना पड़ेगा। तो शॉर्टकट की उसके लिए क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन है ऑल्ट और टैब का, शिफ्ट टैब का, शिफ्ट ऑल्ट और टैब का, ऑल्ट और शिफ्ट का है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑल्ट और टैब का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कि ऑल्ट और टैब से हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन को स्विच कर देते हैं ना, वही हमारा शॉर्टकट की हो जाता है। दूसरा सवाल, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने लोगों ने अभी तक ये 10 टेस्ट सीरीज नहीं लगाया है, ये सारे लोगों के लिए फ्री अवेलेबल है, जाकर लगाओ और देखो कितना मार्क्स आ रहा है। दूसरा कि कल मैंने अनाउंस किया था यहाँ पे है ना, कि इसमें आपका 50% का डिस्काउंट भी है 30 टेस्ट सीरीज में। तो ये वाला सेक्शन आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगा, पेड कोर्स वाले में पेड कोर्स का सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपका 50% का डिस्काउंट चल रहा है, टेलीग्राम ज्वाइन करोगे दिवाली 50 आपका कूपन कोड अप्लाई करना है, कलर स्कॉर्पियन का बैच आपको, रिवीजन बैच वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा सवाल है, विंडोज 10 में विंडोज स्क्रीन को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया गया है। मतलब विंडोज 10 में जो है विंडोज स्क्रीन को लॉक करने के लिए विंडोज लोगो की है ना प्लस के, विंडोज लोगो की प्लस एन, विंडोज लोगो की प्लस एम, विंडोज लोगो की प्लस एल। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विंडोज लोगो की प्लस हमारा एल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा क्या, दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू शॉर्टकट कुंजी F1 का उपयोग करके लगभग हर विंडोज प्रोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आपसे सिंपल यही पूछा जा रहा है कि भाई साहब ये F1 का यूज क्या होता है। ठीक है, रीनेम के लिए यूज होता है, हेल्प के लिए होता है, रिफ्रेश के लिए होता है, या फिर एडिट के लिए होता है। तो आप कहोगे सर ये हेल्प के लिए होता है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। और भाई साहब रिफ्रेश के लिए क्या होता है, हमारा F5 होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल है क्या कि ओपन SUSE आपका फेडोरा या फिर डेबियन ETC वर्जन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। यहाँ पे आपका लिखा है क्या कि ये सारा का सारा जो वर्जन है वो क्या है, निम्नलिखित में से किस GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है आपको बताना है। तो एप्पल iOS है ना, मैक OS आपका X है, उसके बाद लिनक्स है आपका, या फिर विंडोज है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लिनक्स हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे जो हमारा क्वेश्चन लिखा है क्या कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी बैच फाइल
के लिए फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब फाइल एक्सटेंशन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। .dbf है आपका, .bat है, डॉट आपका bmp है आपका, .csv है आपका। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, bat हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फाइल एक्सटेंशन होता है पीसी बैच फाइल का हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा सवाल है, लिखा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा मूवेबल छुपाने योग्य आइकन बार है जो ग्राफिकल है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेस्कटॉप के बिल्कुल किनारे पर सेट है और एप्लीकेशन के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में काम करता है। एक बात बताना, किनारे पे सेट है, आपने कंप्यूटर देखा है तो कंप्यूटर का स्क्रीन यहाँ पे है ना, और ये यहाँ पे रहता है, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग मूवेबल है ना, ये सारा कुछ दिया गया है। वेरी एज ऑफ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका डेस्कटॉप एंड सर्वर्स एज ए लॉन्चिंग पैड फॉर एप्लीकेशन। तो ये हमारा क्या कहलाता है, जो हम लोगों को एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं क्या कहलाता है, हमारा टास्क बार कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन है आइकॉन, स्टार्ट मेनू, एप्लीकेशन, ये तीनों नहीं होगा, हमारा क्या होगा, टास्क बार हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल चलते हैं हम लोग। लिखा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है। आपसे पूछा गया है विंडोज विस्टा है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, तो विंडोज 11, ठीक है। आगे चलिए, आगे वाला सवाल क्या है, क्या कह रहा है कि कंट्रोल पैनल में माउस कंपोनेंट है ना का निम्न में से कौन सा टैब विंडोज 10 में माउस की पॉइंटर स्पीड को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। Which of the following tabs are mouse components in the control panel should be used select point speed of a mouse in Windows 10? Pointers, hardware, buttons या फिर पॉइंटर ऑप्शन। अब माउस का जो पॉइंटर है उसका सारा का सारा फंक्शन आपको कहाँ मिलेगा, पॉइंटर ऑप्शन में मिलेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंटर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा अगर हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज टास्कबार का विशेष आपका सेक्शन है जो बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्राम और समय, तिथि, नोटिफिकेशन, इंटरनेट कनेक्शन, स्थिति और करंट वॉल्यूम लेवल जैसी जानकारी प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। कह क्या रहा है यहाँ पे कि टास्कबार का विशेष सेक्शन है। मतलब टास्कबार आप लोगों ने समझा कि टास्कबार हमारा ये होता है और इसका एक विशेष सेक्शन है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की स्थिति, मतलब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन का स्थिति होगा, यहाँ पे फिर आपका वॉल्यूम होता है, ये आपका बताता है। तो वो कौन सा आपका वहाँ पे आइकन है ये आपको बताना है। नोटिफिकेशन एरिया है, मेनू आइकन है, क्विक लॉन्च बार है या फिर स्टार्ट मेनू है। तो स्टार्ट मेनू तो यहाँ हो जाता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन एरिया। जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है यहाँ पे आपका खुलेगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन एरिया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद प्रदर्शित होने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से कौन है, डेस्कटॉप, मेनू बार, आइकॉन या स्टेटस बार, ठीक है। तो पहला जो आपका स्क्रीन अपीयर होता है ना बूटिंग के बाद, तो वो कौन सा होता है, डेस्कटॉप होता है। क्या होता है मेरे भाई, डेस्कटॉप होता है। ना तो मेनू बार होगा, ना तो आइकन होगा, ना तो स्टेटस बार आपका होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। लिखा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कंट्रोल पैनल कैन बी सिलेक्टेड अनइंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम और विंडोज 11। मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा फीचर है कंट्रोल पैनल में जो अनइंस्टॉल या फिर प्रोग्राम को चेंज करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है प्रोग्राम्स एंड फीचर, डिवाइस मैनेजर, डिवाइस एंड प्रिंटर्स, डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स, डिफॉल्ट प्रोग्राम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एंड फीचर्स। कंट्रोल पैनल में जाओगे, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाओगे और उसके बाद वहां पे इंस्टॉल करना या फिर अनइंस्टॉल करना, कुछ भी करना हो तो वहां से आपको मिल जाने वाला है, ठीक है, विंडोज 11 में। आगे आ जाइए, आगे क्या लिखा है मेरे भाई, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ASCII टेक्स्ट फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन है, आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में, एब्रिविएशन कमेंट में करना, मैंने पहले ही बता दिया था सारा कुछ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करना, तो क्या हो जाएगा, .txt हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा आ जाइएगा, दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बिल्कुल नॉर्मली समझो, कोई ज्यादा फास्ट क्वेश्चन नहीं, नॉर्मली सारा का सारा सवाल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ओपन द
डेटा टाइम विंडोज इन विंडोज 10, ठीक है, दैट इज यूज टू चेंज द डेट एंड टाइम इन सिस्टम। भैया सिंपल पूछ रहा है कि सिस्टम में डेटा और टाइम को चेंज करने के लिए क्या प्रोसेस है, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं, सेटिंग जाते हैं, टाइम एंड लैंग्वेज जाते हैं, फिर डेट एंड टाइम जाते हैं। सबसे आसान चीज है ना। अगर एक बार भी आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा तो सारा कुछ पता होगा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। लिखा है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क बार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सही नहीं है, सही वाला नहीं चुनना है, जो कथन हमारा गलत होगा वही हमको चुनना है, ठीक है। लिखा है स्टार्ट मेन्यू टास्क बार के बाईं ओर होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, यहाँ पे बाईं ओर होता है। लिखा है क्या कि इंटरनेट कनेक्शन की स्थिति टास्क बार अधिसूचना क्षेत्र में प्रदर्शित होती है। नोटिफिकेशन वाले एरिया में आपका पूरा कनेक्शन रहता है, इंटरनेट कनेक्शन के बारे में जानकारी रहता है, ये भी आपका सही है। तीसरा कि पिन किए गए एप्लीकेशन के आइकन टास्क बार के अधिसूचना क्षेत्र में प्रदर्शित होते हैं। जो आप एप्लीकेशन टास्क बार में पिन करते हो वो कहाँ अपीयर होता है, तो कह रहा है नोटिफिकेशन जहां होता है वहां पे होता है, या फिर आपका स्टार्ट मेन्यू के बगल में होता है, ठीक है। तो ये हमारा सरासर गलत हो गया। ये तो नोटिफिकेशन ही जहाँ पे स्टार्ट मेनू होगा उसके पास आप यहाँ पिन करोगे तो सारा का सारा एप्लीकेशन वहीं पे पिन हो जाता है, ठीक है, पिंड हो जाता है। दूसरा क्या लिखा है कि टास्क बार स्क्रीन के बॉटम पर होता है, ये भी सही है ना, ये बॉटम पे होता है, ठीक है, ये बॉटम पे होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है मेरे भाई, लिखा है क्या कि विंडोज 10 में माउस प्रॉपर्टीज को बदलने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपसे पूछा गया है। माउस के बाएं बटन के फंक्शन को बदला नहीं जा सकता है, बिल्कुल गलत, बदला जा सकता है। माउस पॉइंटर का आकार बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। लिखा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। लिखा है क्या कि विंडोज एंटी है ना सक्रिय मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है, बिल्कुल सही है। विंडोज 10 2015 में जारी किया गया था। एक क्वेश्चन यहां से और एराइज हो रहा है कि विंडोज 10 जो है वो 2015 में जारी किया गया था, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है कि विंडोज एंटी को ओरेकल द्वारा विकसित किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा है ना मार्केटेड किया गया था, बिल्कुल सरासर गलत है। चौथा क्या है कि विंडोज 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डॉस का एक एक्सटेंशन था, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है, और गलत वाला ही हमको क्या करना है, सही आंसर लगाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, आपको कमेंट में करना है, तब मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो को रिस्पॉन्स किया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर करना बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, पढ़ना पॉज करके और फिर क्या करना, आंसर करना, ठीक है। दूसरा लिखा है क्या कि लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछ रहा है। यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वाह भाई। यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यह लीनर है ना टॉरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही है, ये वाला गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको दे दिया। दूसरा लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो भाई साहब इसका भी क्वेश्चन आप क्या करोगे, आंसर आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है। लिखा है कि डेटा ट्रांसमिशन के निम्न में से किस मोड में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह हो सकता है, ये आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया है। पहला जो ऑप्शन है आपका क्वार्टर डुप्लेक्स है, आपका सिंपल है, सिंप्लेक्स है, आपका फुल डुप्लेक्स और आपका हाफ डुप्लेक्स है। सबसे पहले इस डुप्लेक्स के बारे में हम लोग समझते हैं। सिंप्लेक्स जो है मेरे भाई, देखो ये ट्रांसमीटर है और ये आपका रिसीवर है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपका वन वे होता है, क्या होता है भाई, इसमें आपका वन वे होता है।
हाफ डुप्लेक्स के बारे में बात कर लें तो ट्रांसमीटर और ये आपका रिसीवर या फिर ट्रांसमीटर होता है, तो ये टेक रिटर्न होता है, मतलब या तो ये जाएगा या तो ये वापस डेटा आएगा, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, फुल डुप्लेक्स के बारे में बात कर ले तो ये साइमल्टेनियसली आपका जो है वो डेटा रिसीवर हो सकता है, और डेटा रिसीवर मतलब दोनों साइड से एक ही टाइम में ये डेटा का प्रवाह हो सकता है। तो भाई मेरे से पूछा गया है कि लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में, तो आप बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाफ डकलेस हो, ये डुप्लेक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो लोग नए हैं एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका पीडीएफ जो है पूरा डिटेल में है, और इस पीडीएफ को देखने के बाद आपको बहुत सारा कुछ समझ में आएगा। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन का लिंक देके रखा है। ठीक है भाई, चलिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि डैश पूरी दुनिया में कंप्यूटर का भौतिक नेटवर्क, फिजिकल नेटवर्क क्या है, ये आपको बताना है। पहला क्या है, इंटरनेट। दूसरा क्या है, लैपटॉप, वेब ब्राउजर या फिर सर्वर। लैपटॉप होगा नहीं क्योंकि भाई नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, वेब ब्राउजर होगा नहीं, सर्वर होगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट में अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर करना। ठीक है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट बात है, क्या है इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई, कि 10 टेस्ट जो है वो मैंने अपलोड किया था आपका एप्लीकेशन पे, जो बिल्कुल फ्री है, जो सारे लोग इसका क्या कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। तो जाओ लगाओ टेस्ट, और ये 30 टेस्ट है, इस पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है, ये भी आप लगा सकते हैं। और ये सारा का सारा सेक्शन आपको टेस्ट सीरीज वाले में मिल जाने वाला है। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के बारे में बात करें तो यहाँ ई बुक वाले सेक्शन में जाकर आप प्रीवियस ईयर देख सकते हो। ठीक है, तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच जो आपका टीसीपी आईपी की एक लेयर नहीं है, ये आपसे पूछा है। टीसीपी आईपी की जो लेयर होती है वो एक आपका एप्लीकेशन लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, और नेटवर्क एक्सेस लेयर आपका होता है। तो ऑप्शन क्या है, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर। तो ये सारा का सारा लेयर आपका टीसीपी आईपी का है, लेकिन एक जो लेयर है आपका फिजिकल लेयर, ये जो है आपका वो क्या है, इस चीज का लेयर नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल लेयर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले वाले सवाल पे चलते हैं। अगला वाला जो हमारा सवाल है वो क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी नेटवर्क है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी नेटवर्क है जो आमतौर पर बाहरी पार्टियों जैसे व्यापार भागीदारों और आपूर्तिकर्ताओं और प्रमुख ग्राहकों के लिए खुला होता है, यह आपसे पूछा गया है। टेलनेट है, एक्स्ट्रानेट है, और फिर आपका क्या है, इंटरनेट है। तो भाई ये एक निजी नेटवर्क के बारे में बात किया गया है, तो ये इंटरनेट तो आपका हो नहीं सकता है, इंटरनेट तो आपका हो नहीं सकता है। और टेलनेट जो है वो आपका रिमोट लॉगिंग के लिए कुछ प्रोटोकॉल है जो यूज किया जाता है, तो ये आपका नेटवर्क नहीं होगा। बचा हमारा क्या भाई, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा नेट बचा है हमारा, और ये जो है आपका एक निजी नेटवर्क होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एक निजी नेटवर्क होता है। चौथा जो ऑप्शन होगा हमारा दोस्तों, इसमें से टेलनेट, एक्स्ट्रानेट और आपका इंटरनेट है, लेकिन ये जो आपका इंट्रानेट जो है वो हमारा चौथा ऑप्शन होगा, और ये भी नहीं होने वाला है, शायद इसमें से ऑप्शन एक छूट गया था आपका। दूसरा सवाल चलते हैं, लिखा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऐसी इंटरनेट एक्सेसिंग तकनीक है जिसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा यूजर को दिए गए टेलीफोन नंबर को डायल करने के लिए कंप्यूटर द्वारा इसके मोडेम का उपयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है आपका, डायल अप कनेक्शन है आपका, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है आपका, जिसको ISDN सर्विस भी हम लोग कहते हैं, और दूसरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है आपका। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा इंटरनेट हो गया, और बीच में एक मॉडेम का सहारा लेके हम लोग कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायल अप कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, डायल अप कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा सवाल चलते हैं। दूसरा सवाल मेरे दोस्त क्या लिखा गया है, लिखा है क्या कि डैश में लैपटॉप या टैबलेट जैसे अन्य उपकरणों को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए स्मार्टफोन के डेटा कनेक्शन का उपयोग क्या है, करना शामिल है, यह आपसे पूछा गया है। मतलब लैपटॉप या टैबलेट जैसे अन्य उपकरणों को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए स्मार्टफोन के डेटा कनेक्शन का उपयोग करना शामिल है। कौन सा, ये आपको बताना है। आपने मोबाइल में अगर हॉटस्पॉट खोला होगा है ना, तो उसी के सेटिंग में आपको ये सारा का सारा सेटिंग मिल जाएगा। वाईफाई हॉटस्पॉट है आपका, USB थेटरिंग है आपका, फिर आपका ब्लूटूथ आपका थेटरिंग यहाँ दिया गया है। तो वाईफाई है हमारा, सैटेलाइट है हमारा, डायल अप है हमारा, लेकिन आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थेटरिंग हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोबाइल में खोल कर देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन
है ना, कि डेटा के कनेक्शन का उपयोग करने के लिए ये ऐसा किया जाता है। दूसरा अगर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, लिखा है परस्पर जुड़े कंप्यूटर और उपकरणों के वैश्विक नेटवर्क को क्या कहा जाता है। मतलब वैश्विक नेटवर्क जो हमारा ओपन नेटवर्क है उसको क्या कहा जाता है। पहला हमारा इथरनेट है, फिर हमारा इंटरनेट है, फिर हमारा मैनेट है और फिर हमारा इंट्रानेट है। तो जो वैश्विक जो है, वैश्विक जो नेटवर्क होता है वो हमारा क्या होता है, इंटरनेट होता है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है कि इंटरनेट आर्किटेक्चर मॉडल की कौन सी परत, है ना, नेटवर्कों के बीच पैकेटों के रूट के लिए जिम्मेदार है, यह आपको बताना है। ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, आपका एप्लीकेशन लेयर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो आपको क्या करना है मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में करना है। सुन के मत रह जाना, आंसर जरूर कमेंट में कर लेना, नहीं मिलेगा कहीं से ढूंढना, तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपको ज्यादा याद हो जाए। आगे चलते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक, ध्यान से सुनना, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है इंटरनेट पर संचार को सक्षम करने के लिए डोमेन नाम, है ना, डोमेन नाम, जैसे आप नाम बहुत सारा वेबसाइट वगैरह का देखे होंगे, www. यहाँ कोई भी अगर आप एग्जांपल के तौर पे नाम रख दो तो यहाँ .com, उसका आईपी एड्रेस जो है कुछ इस तरीके का में अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी होता है। पहला आपका क्या है, मॉडेम है, फायरवेल है, डीएनएस सर्वर है और राउटर है आपका। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डीएनएस सर्वर हो जाएगा। अब डीएनएस सर्वर का मतलब क्या होता है भाई, डोमेन नेम सर्वर होता है। ठीक है, डोमेन नेम क्या होता है भाई, सर्वर होता है। डीएनएस जो है वो इसके लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए अगले वाले सवाल पे आते हैं। अगला वाला जो सवाल है, मैंने ऐसा जो क्वेश्चन है एब्रीविएशन का वो मैंने बहुत सारा कराया है। आप जाकर क्लास 4 या फिर 5, क्लास 5 में आप जाकर कंप्यूटर का देख सकते हैं, पूरा का पूरा एब्रीविएशन मैंने करा दिया है। 1-2 नंबर का सवाल आपका वहां से भी रह सकता है। ठीक है, तो लिखा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेट BIOS आपका लिखा है। तो पहला है नेटवर्किंग बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, नेट बाइनरी इन आउट सिस्टम है आपका, नेटवर्क बेस्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम है। चौथा क्या है कि नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। तो आंसर हमारा जो इसका एब्रिविएशन फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेटवर्क बेसिक आउटपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। लिखा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा आईपी पते का कार्य, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ एन आईपी एड्रेस आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ है क्रिएटिंग सिक्योर कनेक्शंस है आपका, आइडेंटिफाइंग डिवाइस ऑन ए नेटवर्क है आपका, है ना, मैनेजिंग ईमेल कम्युनिकेशन है आपका, फॉर्मेटिंग वेब पेजेस है आपका। तो लिखा है आईपी एड्रेस का फंक्शन क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन ए नेटवर्क होता है। आइडेंटिफाई क्या होता है, डिवाइस ऑन ए नेटवर्क होता है, आपका आईपी एड्रेस का फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए दूसरा अगर देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चंस में कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा इंटरनेट पर एक ऐसा सुरक्षित कनेक्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा इंटरनेट पर एक ऐसा सुरक्षित कनेक्शन है जो यूजर को दूरस्थ स्थान से निजी नेटवर्क से जुड़ने की सुविधा देती है, यह आपसे पूछा है। Which of the following internet services is a secure connection over the internet that allows, है ना, यूजर टू कनेक्ट टू ए प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम ए रिमोट लोकेशन। आपका VoIP है पहला, दूसरा VPN है, तीसरा ईमेल है, चौथा आपका वेब ब्राउजिंग है, यह आपसे पूछा है। इंटरनेट सेवा के बारे में कह रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आपका VPN हो जाएगा। VPN का जो फुल फॉर्म होता है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। क्या होता है भाई, वर्चुअल प्राइवेट आपका नेटवर्क होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला सवाल जो है हमारा वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एक ऐसा नेटवर्क है जो बाहर के यूजर को किसी संगठन के इंट्रानेट के एक्सेस की सुविधा देता है, यह आपसे पूछा है। एक्सटरनेट है, डबल इंट्रानेट है, एक्स्ट्रानेट है या फिर इंटरनेट है। तो मैंने कहा था कि निजी प्राइवेट आपका एक नेटवर्क होता है, एक्स्ट्रा नेट होता है। पहले या दूसरे वाले सवाल में आप लोगों ने देखा था, एक्स्ट्रा नेट जो होता है हमारा निजी प्राइवेट एक नेटवर्क होता है जो कुछ बाहरी संगठनों को परमिशन देता है आपका। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा नेट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या लिखा है भाई
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नेटवर्क आपसे पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब कौन सा ऐसा टाइप है जो नेटवर्क आपका नहीं है ना, नेटवर्क का टाइप नहीं है। देखो ये पहला ROR है, MAN है, LAN है और फिर आपका WAN है। WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है मेरे भाई? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। उसके बाद LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? लैंड एरिया नेटवर्क होता है। MAN का फुल फॉर्म आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होता है। तो ये 3 नेटवर्क तो हो गया, बचा हमारा ये ROR। ये ऐसा कोई नेटवर्क होता नहीं है, ये किसी प्रकार का कोई नेटवर्क है ही नहीं, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे अगर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है कि कौन सी वास्तुकला व्यक्तिगत उपकरणों को समान जिम्मेदारियों और शक्तियों के साथ तथा बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण के सीधे जोड़ती है। विच आर्किटेक्चर कनेक्ट इंडिविजुअल डिवाइस डायरेक्टली with equal responsibilities and power and without a central authority आपसे पूछा गया है। तो एक सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। पीयर टू पीयर आपका क्या है? आर्किटेक्चर है। और डिस्टर्ब्ड आपका क्या है? आर्किटेक्चर है। तो देखो दोनों में डिफरेंस समझो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि एक आपका बीच का सर्वर होता है और उससे सारे जो क्लाइंट है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो P2P भी इसको लिखा जाता है। जो क्लाइंट जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं सेम स्पीड के साथ, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? P2P आपका आर्किटेक्चर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल किसी नेटवर्क पे उपकरणों को यूनिक आईपी जो है एड्रेस निर्दिष्ट जो है करने और सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है, एक दूसरे के साथ संचार करके। लिखा है विच इंटरनेट प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल टू असाइनिंग आपका यूनिक आईपी एड्रेसेस टू डिवाइस ऑन ए नेटवर्क एंड इंश्योरिंग दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर आपका। तो पहला क्या DNS है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? डोमेन नेम सिस्टम होता है। TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और DHCP का डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपका प्रोटोकॉल होता है। तो सही जो आंसर हो जाएगा हमारा DH है ना, DHCP हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपका प्रोटोकॉल, यहां अगर देखोगे तो एक राउटर के माध्यम से आपका क्या होता है? आईपी एड्रेस, यूनिक आईपी एड्रेस के द्वारा ये जो है वो आपका कनेक्ट होता है, ठीक है। तो क्या है भाई? DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपका प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा सवाल है वो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट एक्सेस तकनीक उपयोगकर्ताओं को हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए मौजूद केबल टेलीविजन की बुनियादी संरचना का उपयोग किया जाता है? यह आपसे पूछा गया है। विच इंटरनेट एक्सेस टेक्निक यूज फॉर एग्जिस्टिंग केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस टू यूजर आपसे पूछा गया है। तो पहला DSL है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, डायलअप है, फाइबर ऑप्टिक और आपका केबल इंटरनेट है। तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए तो हम लोग केबल कनेक्शन करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? केबल कनेक्शन करते हैं। तो केबल इंटरनेट जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट रहती है। चलिए दूसरा हम लोग चलते हैं ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, द्वारा प्रदान किए गए ब्रॉडबैंड और डायलअप कनेक्शन के बीच प्राथमिक अंतर कारक क्या है? यह आपसे पूछा गया है। तो पहला क्या है कि डायलअप कनेक्शन ऑफरिंग हायर सिक्योरिटी लेवल देन ब्रॉडबैंड, मतलब डायलअप जो कनेक्शन है, दोनों में अंतर बताना है। डायलअप में अंतर बताना है और फिर आपका क्या है? ब्रॉडबैंड में अंतर आपको बताना है कि कौन सा अंतर है दोनों के बीच में। तो डायलअप कनेक्शन ऑफर हायर सिक्योरिटी लेवल देन ब्रॉडबैंड, मतलब डायलअप का जो कनेक्शन होता है वो ब्रॉडबैंड से ज्यादा आपका सिक्योरिटी होता है, ठीक है। उसके बाद डायलअप ऑफर अनलिमिटेड डेटा यूसेज अनलाइक ब्रॉडबैंड, मतलब डायलअप का जो डेटा का यूसेज है वो अनलिमिटेड होता है ब्रॉडबैंड की अपेक्षा में। डायलअप कनेक्शंस आर वायरलेस वाइल ब्रॉडबैंड रिक्वायर्स वाइड कनेक्शन, मतलब डायलअप का कनेक्शन जो होता है वो वायरलेस होता है लेकिन ब्रॉडबैंड को कनेक्शन की आवश्यकता होती है, वायर की आवश्यकता होती है। चौथा क्या है कि ब्रॉडबैंड प्रोवाइड्स फास्टर इंटरनेट स्पीड कंपेयर डायलअप आपसे पूछा गया है, मतलब ब्रॉडबैंड जो है वो डायलअप से ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही आंसर है कि ब्रॉडबैंड जो है वो डायलअप से ज्यादा क्या करती है? स्पीड आपका फॉलो करती है, ठीक है, स्पीड आपका फॉलो करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्या है कि कौन सी वायरलेस तकनीक डिवाइसों को वायरलेस राउटर की सीमित सीमा के भीतर इंटरनेट कनेक्ट करने की अनुमति देती है
ऐसा कौन सा आपका वायरलेस तकनीक है जब आप कहीं भी रहो तो एक लिमिटेड आपका एरिया होता है, उसके बीच में क्या होता है कि आपको नेट कनेक्ट करने की अनुमति देती है। आपको बताना है LTE होगा, DSL होगा, 3G होगा और आपका वाईफाई होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले आपको करना है, फिर 19 का करना है ना। नेक्स्ट वाले सवाल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल क्या है, लिखा है कि एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्राथमिक कार्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेंडिंग ईमेल, वीडियो स्ट्रीमिंग, ट्रांसफरिंग फाइल एंड बिटवीन कंप्यूटर, ब्राउजिंग वेबसाइट। आपको बताना है चारों में से क्या आंसर होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है ना। तो इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 19 हो गया और 20 हो गया। तो पता चलता है भाई साहब आपने वीडियो पूरा देखा है और रिस्पॉन्स करा है, ठीक है। कंट्रोल सी का कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल सी। तो पेस्ट करना, कॉपी करना, कट करना या सेव करना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कॉपी करना। C फॉर कैट एंड C फॉर कॉपी हम लोग याद रख सकते हैं। बहुत सारा सवाल है, आपको लगेगा सर इतना आसान सा सवाल आता है। आसान सा सवाल से लेकर टफ तक के सवाल तक को हम लोग क्या करने वाले हैं, बिल्कुल देखने वाले हैं और एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आ जाइए दूसरे वाले सवाल पे चलते हैं। कंट्रोल भी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। व्हाट इज कंट्रोल प्लस बी यूज्ड फॉर। आपका पेस्ट के लिए, कॉपी के लिए, अंडो के लिए या फिर रीडो के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका जो यूज किया जाता है वो पेस्ट के लिए यूज किया जाता है, कॉपी के लिए नहीं, अंडो के लिए नहीं, रीडो के लिए नहीं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सवाल है कि टेस्ट जिन लोगों ने नहीं लगाया है जाकर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आपका सारा का सारा जो टेस्ट है वो आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में, और जाकर टेस्ट लगाइए, फ्री का टेस्ट है। दूसरा कि जिन लोगों ने कोर्स लिया है उनको अलग से टेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप कोर्स खरीद सकते हैं 50% डिस्काउंट पे, है ना। अगर आपका मन हो तो सारा क्लासेस, PDF और टेस्ट सीरीज आपका इसी में अवेलेबल आपको मिल जाने वाला है। तीसरा जो है हमारा सवाल लिखा है कि कंट्रोल एक्स का कार्य क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एक्स का आपसे कार्य पूछा जा रहा है। तो कंट्रोल एक्स का काम कॉपी करना है, कट करना है, पेस्ट करना है या सेव करना है। तो कॉपी करना नहीं भाई, पेस्ट करना नहीं, ना ही सेव करना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कट करना हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट में स्कोर बताना कि कितना आपका स्कोर आया है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको भी देने, इसलिए तैयार रहना। कंट्रोल प्लस जेड के लिए उपयोग किया जाता है कौन सा शॉर्टकट की जो है वो आपका यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस जेड ऐसा आपसे पूछा है, रीडो है, सेव है, अंडो है और फिर आपका प्रिंट है। तो कंट्रोल प्लस जेड जो होता है ना वो आपका क्या होता है, अंडो होता है। क्या होता है मेरे भाई, अंडो होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। 5वां नंबर वाला सवाल है कि कंट्रोल प्लस एस जो है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो प्रिंट के लिए, सेव के लिए, अंडो के लिए, क्लोज फाइल के लिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, बोलोगे सर ये तो सेव करने के लिए आता है। क्या आता है, कंट्रोल प्लस एस जो है वो सेव करने के लिए आता है। दूसरा सवाल हम लोग आ जाते हैं, कंट्रोल प्लस पी का यूज जो है वो किसके लिए होता है। प्रिंट के लिए, पेस्ट के लिए, कट के लिए, अंडो के लिए। आप कहोगे सर प्रिंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस पी का शॉर्टकट की जो है वो यूज करते हैं, है ना। चलिए दूसरा सवाल आ जाइए। कंट्रोल प्लस ए का मतलब क्या होता है, किसके लिए यूज किया जाता है। सिलेक्ट ऑल के लिए, अंडो के लिए, सेव फाइल के लिए, क्लोज फाइल के लिए। तो कंट्रोल प्लस ए का जो यूज किया जाता है वो आपका सिलेक्ट ऑल के लिए हमारा यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात कर ले ऑल्ट और टैब के बारे में, तो ऑल्ट और टैब का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है। व्हाट डज ऑल्ट प्लस टैब डू। प्रोग्राम को बंद करने के लिए, स्विच विंडो करने के लिए, सेव फाइल करने के लिए, शो डेस्कटॉप करने के लिए। तो भाई विंडो को स्विच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल्ट और टैब का यूज करते हैं। मैंने बहुत सारे क्लासेस में बताया है कि ऑल्ट और टैब का कब यूज करते हैं, जब हम लोग को विंडो को स्विच करना हो, ठीक है। चलिए दूसरा कंट्रोल प्लस एफ का काम क्या होता है, ये आपको बताना है। कंट्रोल प्लस एफ का काम क्या होता है, फॉर्मेट के लिए काम होता है, फाइंड एंड सर्च के लिए होता है, सेव के लिए होता है, प्रिंट के लिए होता है। तो ये तो भाई कंट्रोल प्लस एस होता है, कंट्रोल प्लस पी होता है, फॉर्मेट नहीं होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड और सर्च करना। 9 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग बात कर ले, कंट्रोल प्लस एन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एन का उपयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है, तो ओपन न्यू फाइल के लिए किया जाता है, सेव फाइल के लिए, प्रिंट फाइल के लिए या फिर क्लोज प्रोग्राम के लिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओपन न्यू फाइल के लिए हमारा क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि कंट्रोल प्लस
ओ जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस ओ, ओपन फाइल के लिए, सेव फाइल के लिए, प्रिंट के लिए या फिर क्लोज के लिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हमारा क्या किया जाता है? कंट्रोल प्लस ओ का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज कब किया जाता है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज कब किया जाता है? क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए या फिर प्रिंट करने के लिए? तो हम लोग कहेंगे भाई ये क्लोज करने के लिए किया जाता है। क्या चीज के लिए किया जाता है भाई? कंट्रोल प्लस जो आपका डब्ल्यू है वो किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा सवाल आ जाइए। दूसरा सवाल क्या लिखा है? ऑल्ट प्लस 4 का उपयोग जो है वो क्या करने के लिए किया जाता है? ये आपसे पूछा है। पिछला वाला सवाल क्या था मेरे भाई? यहाँ पे क्लोज फाइल, फाइल को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज किया जाता है और ऑल्ट प्लस F4 का यूज किया जाता है कब? जब आप किसी भी प्रोग्राम को क्लोज कर रहे हैं तब, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल्ट प्लस F4, F4 फंक्शन की 4, ठीक है, जो सबसे ऊपर में रहता है। दूसरा, कमेंट में एक बार बताना कि भाई फंक्शन की कितना होता है। कमेंट में एक बार बताना तो फंक्शन की कितना होता है। ठीक है, चलिए लिखा है विंडोज प्लस डी किसके लिए उपयोग किया जाता है? शो डेस्कटॉप के लिए, ओपन फाइल के लिए, प्रिंट के लिए या फिर सेव फाइल के लिए? तो आप कहोगे भाई साहब शो डेस्कटॉप के लिए विंडोज डी का उपयोग किया जाता है। शो डेस्कटॉप के लिए विंडोज डी का उपयोग किया जाता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं। लिखा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी का कार्य क्या होता है? व्हाट डज कंट्रोल शिफ्ट, है ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का काम क्या होता है? और नया टैब खोलना, जो आपका रीओपन क्लोज टैब, जो आपका पिछला वाला टैब है उसको रीओपन करना, क्लोज टैब करना और स्विच टैब करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा फटाफट से। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया है और आप भी देख के छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं। कमेंट में क्वेश्चन नंबर 15 का आपको आंसर करना है। आ जाइए दूसरा वाला सवाल। लिखा है F5 का उपयोग किसके लिए होता है? व्हाट इज F5 यूज्ड फॉर? आपका सर्च करने के लिए, रिफ्रेश पेज, ओपन फाइल, सेव फाइल। तो आप सारे लोग कहोगे कि सर ये रिफ्रेश पेज के लिए आपका क्या होता है? यूज किया जाता है। रिफ्रेश पेज के लिए आपका क्या किया जाता है भाई? यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा आ जाइए। लिखा है कंट्रोल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का कार्य क्या होता है? ओपन फाइल करना, ओपन इकोग्निटो मोड करना, क्लोज फाइल करना और फिर आपका प्रिंट करना। तो भाई ओपन इकोग्निटो मोड होता है। ओपन इकोग्निटो मोड कहने का मतलब क्या है आपका? कि न्यू यूट्यूब, है ना, न्यू यूट्यूब, आपका नया यूट्यूब खुल जाएगा जिसमें आपने ना कभी कुछ सर्च किया हो, जो चीज आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है वो चीज सबसे पहले खुलकर आपका वहां पे आ जाएगा। अगर आप इकोग्निटो मोड करेंगे मतलब बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं। कंट्रोल प्लस एच का मतलब क्या होता है? किसके लिए उपयोग किया जाता है? हिस्ट्री को ओपन करना, अंडो करना, पेस्ट करना, सेव करना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हिस्ट्री को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एच का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा कंट्रोल प्लस पी का मतलब क्या है? कंट्रोल प्लस पी का मतलब पेस्ट, प्रिंट, कट और सेव। तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंट करना हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है। कंट्रोल प्लस पी का मतलब क्या होगा भाई? प्रिंट करना हो जाएगा। दूसरा आ जाइए, कंट्रोल प्लस टैब का मतलब क्या होगा? कंट्रोल प्लस टैब का मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। स्विच टैब, क्लोज टैब, रीओपन टैब और ओपन न्यू टैब। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर क्या करिएगा? कमेंट बॉक्स में धाराधर से करिए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए भैया, समझ रहे हैं ना, गर्दा उड़ा दीजिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। लिखा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप का उपयोग किसके लिए होता है? टास्क मैनेजर, ओपन टास्क मैनेजर, क्लोज प्रोग्राम, अंडो के लिए, सेव फाइल के लिए। तो कहोगे भैया ओपन टास्क मैनेजर के लिए होता है। क्या होता है? ओपन टास्क मैनेजर के लिए होता है। किसका उपयोग? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप का, ESC जो सबसे लेफ्ट साइड में ऊपर वाला बटन जो दिया रहता है उसके लिए हमारा होता है। ठीक है चलिए यही था ना क्वेश्चन। हाँ, दूसरा क्या लिखा है? कंट्रोल प्लस डी का मतलब क्या होता है? ऐड ये बुकमार्क होता है आपका। ठीक है, क्लोज फाइल होता है आपका, सेव फाइल होता है या फिर प्रिंट होता है आपका। तो ये क्या होता है मेरे भाई? ऐड बुकमार्क होता है। ऐड आपका बुकमार्क होता है। कंट्रोल प्लस डी से हमारा क्या होता है? ऐड बुकमार्क आपका होता है। ठीक है, चलिए दूसरा अगर हम लोग देखेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग कब किया जाता है? तो भाई ब्राउजर डेटा क्लियर करना, क्लियर ब्राउजर डेटा या फिर डिलीट फाइल, अंडो या फिर क्रिएट न्यू फोल्डर। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग आते हैं 24 वाले में कि F1 का कार्य क्या है? F1 नहीं, F11 का कार्य क्या है? व्हाट डज F11 डू आपका?
तो क्या लिखा है, फुल स्क्रीन मोड चालू बंद करना, टॉगल फुल स्क्रीन मोड आपका सेव फाइल, प्रिंट और अंडो। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन मोड जो है वो चालू और बंद करना हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल 25 का, कंट्रोल प्लस आर किसके लिए उपयोग होता है, यह आपसे पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस आर जो है वो किसके लिए यूज होता है, रिलोड पेज के लिए, सेव फाइल के लिए, सर्च के लिए या फिर क्लोज फाइल के लिए। तो हम लोग क्या कहेंगे, रिलोड पेज के लिए आपका यूज होता है। दूसरा, फटाफट से आंसर टिक करते जाओ और कमेंट में स्कोर करना बिल्कुल नहीं भूलना। रीजनिंग वाला क्लास देखे हो आप लोग, जो मैंने टॉपिक वाइज उसका भी कराया है। रीजनिंग का क्लास आज ही आपका फर्स्ट क्लास था, जिसमें अल्फाबेट मैंने बिल्कुल गहराई से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और टोटल आपका एमसीक्यूज भी है उससे आपका रिलेटेड। ठीक है, आ जाइए इस पे, नहीं देखे हो तो जाकर देख लो। ठीक है, और कंट्रोल प्लस टी का कार्य क्या है, ये लिखा है ओपन न्यू टैब। क्या है भाई, ओपन न्यू टैब है आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओपन न्यू टैब आंसर हो जाएगा। 27 क्या है, कंट्रोल प्लस ई का उपयोग किसके लिए किया जाता है, फोकस ऑन सर्च बार, सेव फाइल, ओपन फाइल, क्लोज टैब। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सर्च बार पर जाना, फार नहीं बार पे जाना। ठीक है, चलिए दूसरा 28 नंबर सवाल है कि कंट्रोल प्लस एल का मतलब क्या होता है, मतलब उसका काम क्या है भाई, ये आपसे पूछा है। फोकस ऑन एड्रेस बार, सेव फाइल, प्रिंट फाइल, पेस्ट आपका। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोकस ऑन एड्रेस बार हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाइए मेरे भैया, आगे आते हैं। तो लिखा है विंडोज प्लस एल का उपयोग किसके लिए होता है ना, कंप्यूटर को लॉक करना, ओपन फाइल, सेव फाइल, ओपन न्यू टैब। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लॉक द कंप्यूटर, किससे, विंडोज प्लस एल से। दूसरा, कंट्रोल प्लस इंटर का काम क्या होता है, ये आपसे पूछा है। तो कंप्लीट यूआरएल इन ब्राउजर पहला, दूसरा सेव फाइल, ओपन फाइल या क्लोज टैब। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 31 नंबर वाले सवाल पे। लिखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस जो है वो आपका क्या होता है, ये आपसे पूछा है। सेव एज, सर्च, क्लोज फाइल, ओपन न्यू टैब। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेव एज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। 32 क्या है, कंट्रोल प्लस यू का काम क्या होता है, व्यू पेज सोर्स, पेस्ट, क्लोज टैब या फिर प्रिंट। तो हम लोग कहेंगे कि व्यू पेज सोर्स होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। दूसरा आ जाइए, कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग किसके लिए होता है, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है क्विट प्रोग्राम, पेस्ट, सेव फाइल और फिर ओपन न्यू टैब आपसे पूछ रहा है। तो कंट्रोल प्लस क्यू का मतलब होता है क्विट प्रोग्राम होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, शिफ्ट प्लस डिलीट का मतलब क्या होता है, परमानेंटली डिलीट फाइल होता है, फाइल सेव करना होता है, अंडो करना होता है, फाइल बंद करना होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, परमानेंटली डिलीट फाइल आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, शिफ्ट प्लस डिलीट, यही तो है ना क्वेश्चन, दूसरा वाला सवाल भी तो यही है। हाँ चलिए 35 नंबर सवाल आते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी का मतलब क्या होता है आपका, बिना फॉर्मेटिंग के पेस्ट करना, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, उसके बाद सेव फाइल, ओपन फाइल, क्लोज फाइल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिना फॉर्मेटिंग के पेस्ट करना, किससे भाई, तो आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी से आपका हो जाएगा। 36 नंबर सवाल पे आते हैं। कंट्रोल प्लस होम का मतलब क्या होता है, गो टू स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपका, क्लोज फाइल, सेव फाइल और स्विच टैब। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गो टू स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट, गो टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के एंड में जाना, क्लोज फाइल, अंडो या फिर ओपन फाइल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग आते हैं, लिखा है ऑल्ट प्लस इंटर का मतलब क्या होता है, ऑल्ट प्लस इंटर का काम क्या होता है आपका। तो यहाँ पे ओपन प्रॉपर्टीज है, सेव फाइल है, ओपन फाइल है, क्लोज टैब है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओपन प्रॉपर्टीज हो जाएगा। ठीक है, ऑल्ट प्लस इंटर का मतलब। दूसरा अगर हम लोग बात कर ले, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ओपन सिक्योरिटी ऑप्शन, अंडो, सेव फाइल या फिर ओपन न्यू टैब। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सिक्योरिटी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, 40 क्वेश्चन समाप्त हो गए। विंडोज प्लस एंड का मतलब क्या है, फाइल एक्सप्लोरर क्या है, ओपन करना, ठीक है, क्लोज फाइल, सेव फाइल या फिर क्रिएट न्यू फोल्डर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल है ना, में कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई क्या होती है, ये आपसे पूछा है ना।
डिफॉल्ट जो आपकी चौड़ाई है कॉलम की वो एमएस एक्सेल में क्या होती है। पहला आपका ऑप्शन है 7 कैरेक्टर में, 8 ये 9 कैरेक्टर में, 8 कैरेक्टर में या फिर 6 कैरेक्टर में। तो भाई इसकी जो डिफॉल्ट चौड़ाई होती है वो 8 कैरेक्टर में होती है। ठीक है भाई, कितनी में होती है? 8 कैरेक्टर में होती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। दूसरा सवाल हम लोग चलते हैं। लिखा है क्या कि एमएस वर्ड है ना, एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शन जो है आपको टेक्स्ट को इस तरह से अलाइन करने की सुविधा देता है कि वह सेल या टेक्स्ट है ना बॉक्स के नीचे लंबवत दिखाई दे। इन एमएस वर्ड विच ऑप्शन अलाउज यू टू अलाइन टेक्स्ट इन ए वे दैट इट अपीयर्स वर्टिकली एट द बॉटम ऑफ सेल और टेक्स्ट बॉक्स। पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड अलाइनमेंट है आपका, जस्टिफाई अलाइनमेंट है आपका, बॉटम अलाइनमेंट है आपका और फिर आपका सेंटर अलाइनमेंट है। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ये आपका बॉक्स जो है वो नीचे लंबवत आपका दिखाई देता है। ठीक है, और कौन सा आपका सुविधा देता है। तो कौन सा हो जाएगा भाई मेरे पास? बॉक्स अलाइनमेंट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है, सारे एमसीक्यूज का रिवीजन करते चलेंगे, ये आपका रिवीजन क्लास ही है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है? दूसरा हमारा टेस्ट है जो आप लोगों को जाकर लगाना है। 10 टेस्ट आपका ऐसे अवेलेबल है और फिर आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा ये पीडीएफ का कोर्सेज है, 121 रुपया का है, जिसमें आपको 10,000 एमसीक्यूज प्लस आपको अपलोड किए जा रहे हैं और वो लगातार आपका अपलोड करता मिल जाएगा आपको, जिसमें आपका टोटल अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पूरा का पूरा क्वेश्चंस ही अपलोड किया गया है। ठीक है, विथ आंसर की। दूसरा कि हम लोग का ये जो आपका क्लर्क और प्यून का जो रिवीजन बैच है इसमें आपका 50% का डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आपको ना तो पीडीएफ खरीदने की कोई आवश्यकता है ना तो आपको कोई टेस्ट सीरीज खरीदने की आवश्यकता है, दोनों आपका इसी में इंक्लूड है। आप जाकर दिवाली 50 विदाउट स्पेस आप कूपन कोड अप्लाई करके वहां पे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं मेरे भाई। एमएस वर्ड में कौन सा फीचर आपको किसी डॉक्यूमेंट्स में विषम और सम पृष्ठों के लिए अलग अलग हेडर फुटर बनाने में सहायता करता है? इन एमएस वर्ड विच फीचर्स अलाउज यू टू क्रिएट डिफरेंट हेडर एंड फुटर्स फॉर ऑड एंड इवन पेजेस इन डॉक्यूमेंट आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है डिफरेंट फर्स्ट पेज, दूसरा पेज ब्रेक्स है आपका, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस है आपका, फिर आपका सेक्शन ब्रेक है। तो ऐसा कौन सा आपका ये है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज जो है आपका वो अलग अलग हेडर और फुटर बनाने में क्या करता है भाई? हमारी सहायता करता है। ठीक है, आ जाइए चौथे नंबर वाले सवाल पे आते हैं। चौथा नंबर वाला सवाल है कि जब आप है ना एमएस एक्सेल को किसी विशेष रो के सेल कंटेंट का चयन करते हैं और फिर डिलीट बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन व्हेन यू सेलेक्ट द सेल कंटेंट ऑफ ए पार्टिकुलर रो है ना इन एमएस एक्सेल एंड देन क्लिक द डिलीट बटन। पहला ऑप्शन है इन ऑल द सेलेक्टेड सेल विल बी डिलीटेड। ठीक है, ओनली फर्स्ट 3 सेल विल बी डिलीटेड, इंटायर रो विल बी डिलीटेड, आपका फर्स्ट 5 सेल इंटायर्स क्या है विल बी डिलीटेड। तो भाई एक बात बताओ, यहां लिखा किसी विशेष पंक्ति का, मतलब आप जिसको चाहें उसी पंक्ति का अगर आप चयन करते हैं तो सिर्फ वही वाला क्या डिलीट हो जाएगा? तो पहला ये दूसरा वाला तो गलत है, पूरा का पूरा रो ही आपका खत्म हो जाएगा विशेष सिलेक्ट करने के बाद भी, ये भी आपका गलत है। तीसरा क्या है 5 फर्स्ट 5 सेल ये जो आपका है ये डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। तो पहला क्या है कि जिसको आप सिलेक्ट करोगे वो पूरा का पूरा वहां से डिलीट हो जाएगा जिस विशेष पंक्ति को आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा मेरे भाई क्या लिखा है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव बटन, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस मैंने आपको बताया ही था है ना, कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं तो क्या होता है? व्हाट टेक्स्ट प्लेस when you click the save button or press Ctrl plus in Microsoft Word, the document is copied to the clipboard. Okay, the document is saved in a disk file आपका, the document is closed, the document is print। तो भाई प्रिंट के लिए क्या होता है आपका? आप लोगों को पता होगा, प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी होता है, मैंने आपको बताया था। क्लोज होगा नहीं आपका, उसके बाद आपका क्या है कि कॉपी तो होगा नहीं, वो तो उसका तो अलग ही शॉर्टकट की आता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? द डॉक्यूमेंट इज सेव इन ए डिस्क फाइल, आपका क्या हो जाता है? डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है, चाहे एमएस वर्ड के बारे में बात करें, चाहे वो आपका एमएस एक्सेल के बारे में बात करें या फिर हम लोग पावर पॉइंट के बारे में बात करें, तो डॉक्यूमेंट आपका डिस्क में क्या हो जाता है? वो सेव हो जाता है। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं। लिखा है क्या कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड
इन ए प्रेजेंटेशन, मतलब जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, है ना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपका, तो उसमें क्या है कि एक नया स्लाइड जो है इंसर्ट करने के लिए कौन सा हमारा शॉर्टकट की का यूज होता है, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस डी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एम। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे तब आपका क्या है, वहां पे आपका नया स्लाइड आ जाएगा। ठीक है, बेसिक बेसिक सवाल है जिसका आप प्रैक्टिकल में ऑलरेडी यूज करते आए हैं, है ना, वैसा वैसा सवाल है यहाँ पे, और वैसा ही सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज कवर करें तो सारा क्वेश्चन हम लोग कवर कर ही रहे हैं। ठीक है, लिखा है आप वर्कशीट के शीर्ष पर एक रिक्त पंक्ति, है ना, ब्लैंक रो कैसे सम्मिलित करते हैं, हाउ कैन यू इंसर्ट ए ब्लैंक रो एट द टॉप ऑफ वर्कशीट। पहला है राइट क्लिक ऑन द रो नंबर एंड सेलेक्ट इंसर्ट, click on the row number and press the delete key on the keyboard, click on the row number and press the insert key on the keyboard, drag the mouse on the row border to select the row and click insert in the cells group on the home tab। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढो, बहुत आसान है, जो आप लोग लगभग प्रैक्टिकली तौर पे अगर आप चलाते हो कंप्यूटर तो हर रोज आप यूज करते होंगे। तो एक बार ढूंढो इसका आंसर, और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 7 का लिखा है एमएस वर्ड में बेस लाइन के ऊपर एक मुद्रित संख्या को कहा जाता है। इन एमएस वर्ड नंबर प्रिंटेड अबव द बेस लाइन इज कॉल्ड व्हाट। आपका सुपर स्क्रिप्ट है, आपका स्ट्राइक थ्रू है, आपका अबव बीएल है, आपका उसके बाद सब स्क्रिप्ट है आपका। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। ये ज्यादातर मैथ्स वगैरह में, फॉर्मूला वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, एमएस वर्ड में आपका। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाला जो हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा है कि हम इनमें से किस टैब में एमएस वर्ड दस्तावेज में एक तालिका जोड़ सकते हैं। लिखा है वी कैन ऐड ए टेबल इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स, व्यू टैब, होम टैब, डिजाइन टैब या फिर इंसर्ट टैब। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में करना है। बहुत आसान सा सवाल है, बिल्कुल मैं आसान सवाल ही आपको चुन के दे रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट या डिफॉल्ट संरेखन आपका यहाँ पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट आपसे पूछा है। मतलब यहाँ पे दस्तावेज में टेक्स्ट का डिफॉल्ट संरेखन आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका सेंटर है, जस्टिफाई है, राइट है आपका। ठीक है, अब इसमें से कौन आपका डिफॉल्ट संरेखन नहीं है, ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो आप कहोगे भाई साहब जस्टिफाई नहीं है, और जस्टिफाई मतलब क्या, जो हम लोग वर्ड को जस्टिफाई करते हैं तो CRTL प्लस यहाँ पे कंट्रोल प्लस J करते हैं तो वर्ड हमारा क्या हो जाता है, वहां पे जस्टिफाई हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं। लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संपूर्ण के अनुपातों, प्रोपोर्शन एंड प्रतिशतों, परसेंटेज की तुलना करने के लिए कौन सा चार्ट, है ना, कौन सा चार्ट प्रकार सबसे उपयुक्त है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच चार्ट टाइप इज बेस्ट सुटेड फॉर कंपेयरिंग प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज ऑफ ए होल। आपका लाइन चार्ट आंसर है, ऑप्शन है बार चार्ट है ना, स्कैटर चार्ट है या फिर पाई चार्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पाई चार्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे आ जाते हैं। आगे वाला जो हमारा सवाल है, लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट जो एमएस वर्ड में एक पेज, है ना, मध्यम मॉडरेट मार्जिन निम्न में से किससे पेज पर लागू किया जा सकता है। द मॉडरेट मार्जिन ऑफ ए पेज इन एमएस वर्ड कैन बी अप्लाइड टू द पेज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, पेज लेआउट टैब, डिजाइन टैब, रिव्यू टैब या फिर व्यू टैब। तो बात यहाँ किसका कर रहा है, पेज का बात कर रहा है। एक पेज का मॉडरेट मार्जिन आपसे बात किया जा रहा है, तो पेज लेआउट टैब इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं से हम लोग किसी पेज पर क्या कर सकते हैं भाई, लागू कर सकते हैं पेज लेआउट टैब आपका एक ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव बटन कहाँ होता है। अब बताओ इससे आसान सवाल कुछ हो सकता है क्या, इससे आसान सवाल कुछ हो सकता है क्या, बोलोगे नहीं सर। बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ ए वर्ड विंडो, ठीक है, तो भैया बॉटम में तो होता नहीं है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ ए वर्ड विंडो, बॉटम होता नहीं है, टॉप राइट में होता नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ ए वर्ड विंडो, यहाँ पे होता है टॉप लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट हुआ, कॉर्नर ऑफ ए वर्ड विंडो आपका। ठीक, चलिए दूसरा सवाल क्या है कि एमएस वर्ड का फाइल को सेव करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कम मेमोरी का उपयोग करता है, ये आपको बताना है। कौन सा कम मेमोरी का उपयोग करता है आपका, तो .docc या फिर .doc या फिर .docx या फिर .docm। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
सबसे कम मेमोरी का जो यूज करता है वो .docx हमारा जो है वो यूज करता है किसमें, MS वर्ड फाइल को सेव करने में। दूसरा कि MS वर्ड में किस फीचर की मदद से आप किसी डॉक्यूमेंट के उस लेआउट और फॉर्मेटिंग को देख पाते हैं, जैसे कि ये प्रिंट होने पे दिखाई देता है। मतलब प्रिंट होने से पहले आपके उसको लेआउट को देखना है और ठीक उसी तरीके से आपका प्रिंट भी निकल कर आएगा। तो पहला ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, स्क्रीन व्यू, ड्राफ्ट व्यू या फिर आपका रीडिंग व्यू। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंट व्यू हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल है स्प्रेडशीट में पेज ओरिएंटेशन को डैश में बदला जा सकता है, किस ऑप्शन में आपका बदला जा सकता है, पेपर डायलॉग बॉक्स आपका, फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स आपका, प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपका या पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का भी आपको क्या करना है, आंसर कमेंट में करना है। मैं देखूंगा कितने लोगों ने आंसर कमेंट में किया है और ये एक बहुत अच्छा मतलब एक होता है ना कि रिस्पॉन्स हो जाएगा और आपको भी समझ में आएगा कि सर ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन है जिसको हो सकता है आपको पता हो या फिर आप कहीं ढूंढ के बताओ, कहीं से ढूंढ के बताओ, उतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताना ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। ठीक है, लिखा है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट कैसे जोड़े। टेक्स्ट कैसे जोड़े भाई, तो नोट बॉक्स से जोड़ सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स से जोड़ सकते हैं, नोट पेज से जोड़ सकते हैं या फिर डायलॉग बॉक्स से। तो हम लोग सिंपल कहेंगे सर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स से क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट होगा उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेल में टेक्स्ट के अलाइनमेंट का ऑप्शन नहीं है। मैंने थोड़ा देर पहले भी जस्ट चर्चा किया था, है ना, कि कौन सा अलाइनमेंट नहीं है, सेंटर, राइट, लेफ्ट, आपका 3 अलाइनमेंट होता है यहाँ पे। 3 अलाइनमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेंटर का ऐसे करके ऑप्शन होगा, राइट का ऐसे करके ऑप्शन होगा, लेफ्ट का ऐसे करके ऑप्शन होगा, लेकिन जस्टिफाई का क्या होता है मेरे भाई, जस्टिफाई का आंसर नहीं होता है, जस्टिफाई का ऑप्शन वहां पे नहीं होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, जस्टिफाई का ऑप्शन वहां पे नहीं होता, उसको हम लोग Ctrl+J से क्या करते हैं, वर्ड को जस्टिफाई करते हैं, एक सिरे में ले आते हैं। लिखा है MS एक्सेल में पंक्तियों रो की पहचान डैश के द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है। रो इन MS एक्सेल आर आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स, नंबर्स विथ लेटर, लेटर या फिर टाइमिंग। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर्स के द्वारा यहाँ पे पहचान की जाती है। चलिए दूसरा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और बताना भाई कि कितना स्कोर हुआ है एक बार, कि 20 क्वेश्चन में से सर हम लोगों ने इतना स्कोर किया है, 20 में से 20 सही हुआ है, 20 में से 18 सही हुआ है, 19 सही हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट वाला सवाल क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा ऑप्शन आपको एक विशिष्ट सेक्शन या टेक्स्ट द्वारा टेक्स्ट के प्रकारों का स्पेलिंग एंड आपका ग्रामर चेक, मतलब स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक से बाहर रखने की सुविधा देता है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑप्शन अलाउड यू टू exclude a specific section or types of text from the spelling and grammar check। पहला स्पेल चेक आपका, दूसरा ऑटो करेक्ट, तीसरा आपका द सॉरस है आपका, फिर आपका एक्सक्लूजन डिक्शनरी है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लूजन डिक्शनरी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कौन सा ऐसा कॉमन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में आपको बताना है। फोटोशॉप होगा, नोट्रॉन होगा, आपका एक्सेल होगा या फिर क्रोम होगा। तो सारे लोगों को पता है फोटोशॉप नहीं होगा, एक्सेल नहीं होगा, क्रोम नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, नोट्रॉन हमारा बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, मेरे साथ आंसर टिक आउट करते चलिएगा और बताइएगा लास्ट में आपका कितना स्कोर हुआ है। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होने वाले हैं जिसका आंसर आपको कॉमेंट में करना है। ठीक है, दूसरा हमारा सवाल मेरे भाई क्या है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फायरवेल। फायरवेल का मुख्य कार्य क्या है, आपको ये बताना है। तो इंक्रीज इंटरनेट स्पीड है आपका, ब्लॉक अनऑथोराइज्ड आपका एक्सेस है, मैनेज फाइल शेयरिंग है या फिर प्रोटेक्ट हार्डवेयर है आपका। तो आप लोगों को पता है कि फायरवेल का जो मुख्य काम होगा वो आपका क्या होगा, ब्लॉक अनऑथोराइज्ड एक्सेस आपका क्या करना है, इसका ब्लॉक करना इसका काम है। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा हम लोग आते हैं टेस्ट सीरीज वाले पे। टेस्ट सीरीज भाई जिन लोगों ने नहीं लगाया है टेस्ट, सारे लोगों के लिए फ्री है 10 टेस्ट सीरीज। उसके बाद बाइलिंगुअल है हमारा 11वां से और डिटेल्स में सॉल्यूशन दिया गया है। तो इस वाले सेक्शन में आपको जाना है और क्लर्क के एग्जामिनेशन के लिए जितने भी बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है उन सारे बच्चों को ये टेस्ट सीरीज लगाना है, देखना है कितना मार्क्स आ रहा है, कितना मार्क्स आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए पीडीएफ वाला जो है, पीडीएफ का कोर्सेज भी आपका अवेलेबल है, चाहे क्लर्क के लिए हो चाहे प्यून के लिए हो, मात्र 121 रुपया में, जिसमें 10,000 प्लस MCQs और आपका वन लाइनर सवाल वहां पे दिया गया और भी अपडेट धीरे धीरे होता जा रहा है। ठीक है, क्लर्क और प्यून वाले बैचेस पे 50% का डिस्काउंट है, आप इसको भी इनरोल करा सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी टेस्ट सीरीज या पीडीएफ खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। दिवाली 50 का कूपन कोड अप्लाई करिएगा और वहां आप इनरोल करा सकते हैं। तीसरा जो हमारा सवाल है, विच ऑफ दिस एन एग्जांपल ऑफ
ट्रोजन वायरस का एग्जाम्पल आपको बताना है। वनाक्राई है, जेसस है आपका, स्टक्सनेट है आपका, या फिर मेलिशा है आपका। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जेसस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका ट्रोजन वायरस का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ट्रोजन वायरस नाम याद रखिएगा। सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस में बहुत सारा सवाल आपसे पूछा जाएगा, 1-2 नंबर का तो सवाल रहेगा ही, और बिल्कुल बेसिक सवाल रहने वाला। घबराना नहीं कि सर क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चंस इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट तीनों लेवल के सवाल आपको मिल जाते हैं। ठीक है भाई, लिखा है कि व्हाट डज VPN स्टैंड्स फॉर। मैंने आपको एब्रिविएशन वाले क्लास में VPN का फुल फॉर्म बताया था, क्या होगा। पहला है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है आपका, वर्चुअल पर्सनल नोड है आपका, वेरीफाइड प्रोटोकॉल नेटवर्क है आपका, वर्चुअल आपका प्रोग्रामिंग नेटवर्क है आपका। तो सारे लोगों को लगभग से याद होगा कि सर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं दोस्त। लिखा है विच टूल इज बेस्ट फॉर मैलवेयर रिमूवल, मतलब मैलवेयर हटाने के लिए कौन सा उपकरण सबसे अच्छा है, आपको बताना है। मालवेयर बाइट्स है, कैनवा है, स्काइप है, या फिर जूम है। तो कैनवा तो होगा नहीं, स्काइप भी नहीं होगा, जूम भी नहीं होगा। आंसर हमारा मैलवेयर क्या होने वाला है, बाइट्स हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, बहुत सारा क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जो लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और एप्लीकेशन आप क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग आपका क्या है, तो पहला ऑप्शन है सेंडिंग फेक ईमेल्स टू स्टील इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी ईमेल भेजना, फेक ईमेल भेजना आपके इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए, वो आपका फिशिंग कहलाता है। या फिर ट्रैकिंग लोकेशन आपका फिशिंग कहलाता है, ब्रेकिंग इनटू हार्डवेयर आपका फिशिंग कहलाता है, या फिर इनक्रिप्टिंग फाइल्स आपका क्या होता है, फिशिंग कहलाता है। तो भाई सेंडिंग फेक ईमेल टू स्टील इंफॉर्मेशन, वो आपका क्या कहलाता है भाई, फिशिंग कहलाता है। याद रखना, आगे वाले सवाल में भी ये काम आने वाला है, यहीं देखोगे यहीं सारा कुछ याद हो जाएगा। दूसरा लिखा है कि विच ऑफ दिस नॉट ए टाइप ऑफ मालवेयर, मतलब कौन सा इसमें से मालवेयर नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। वॉर्म, स्पाईवेयर आपका है ना, रॉनसोम वेयर है, फिर आपका रैम है। तो रैम जो है एक आपका मालवेयर नहीं है, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है क्या कि विच टूल इज यूज्ड फॉर नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क विश्लेषण के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा वाइट्स हार्क है आपका, गूगल डॉक्स है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और VLC मीडिया प्लेयर है। तो भाई नेटवर्क विश्लेषण के लिए ना तो गूगल डॉक्स का सहारा लिया जाता है, ना तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सहारा लिया जाता है, ना तो VLC का सहारा लिया जाता है। इसके लिए कौन सा हो जाएगा भाई, वायर्स आपका सार्क इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, आ जाइए आगे वाले सवाल पे चलते हैं। आगे वाला जो हमारा सवाल है, लिखा है व्हाट इज की लॉगर, व्हाट इज की लॉगर, क्वेश्चन नंबर 9 का सवाल आपको बताना है। ए डिवाइस फॉर टाइपिंग फास्टर, मतलब एक ऐसा डिवाइस है जो आपके टाइपिंग को फास्टर बनाने में सहयोग करता है। दूसरा malicious program that records keystroke, a software for data recovery, a tool for password generation। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए malicious program that records keystroke, रिकॉर्ड करने के लिए की लॉगर को लोग यूज में लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल पे। लिखा है क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्रिप्शन। आपने सुना होगा व्हाट्सएप का इंक्रिप्शन, फेसबुक का इंक्रिप्शन, मैसेजिंग का इंक्रिप्शन, टेलीग्राम का इंक्रिप्शन, ये सारा कुछ। तो इंक्रिप्शन आखिर होता क्या है, टू कन्वर्ट डेटा इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी को भी अपना इंफॉर्मेशन या फिर बातचीत करते हैं, तो इंक्रिप्शन लगने के बाद, इंक्रिप्टेड डेटा या फिर इंक्रिप्टेड मैसेज होने के बाद, वो जो डेटा है वो क्या हो जाता है, अनरीडेबल फॉर्मेट में हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं इंक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, इंक्रिप्शन आपका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। भाई साहब दूसरा क्या बोला है, टू कंप्रेस फाइल, ये तो गलत है। टू इंक्रीज डेटा स्टोरेज, ये भी गलत है। टू डिलीट अनवांटेड फाइल, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होने वाला है। दूसरा लिखा है क्या कि विच वायरस इनक्रिप्ट्स योर डेटा एंड डिमांड से रैंसम, मतलब कौन सा ऐसा वायरस है जो आपके डेटा को एनक्रिप्ट करता है और आपसे फिरौती की मांग करता है। तो पहला वॉर्म है, फिर रैंसम वेयर है, फिर आपका स्पाई वेयर है, या फिर आपका एडवेयर है। तो रैंसम के बारे में यहाँ पहले ही लिख चुका है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रैंसम वेयर जो है वो आपके डेटा को क्या कर लेता है, इनक्रिप्ट कर लेता है ना, मतलब हैक कर लेता है। आगे चलिए, और फिर आपसे क्या करता है, फिरौती की मांग करता है। लिखा है कौन सा
मेलवेयर खुद को कॉपी कर फैलाता है। विच मेलवेयर स्प्रेड्स बाय रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। आपका वॉर्म है, ट्रोजन है, अब आपका एडवेयर है, फिर आपका रूल किट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वॉर्म हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं, फटाफट से हम लोग कवर कर लेते हैं। सारा एमसीक्यूज हम लोग कवर कर रहे हैं। बहुत सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है ना, आप लोग देख ही रहे होंगे, और जितने भी क्लासेस आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लास हो रहा है भाई। बहकाना नहीं है, बड़गलाना नहीं है बच्चों को, एकदम एक्यूरेट जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो आपका दिया गया है वो सारा का सारा चीज एमसीक्यू कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि कंसेप्ट पढ़ें फिर एमसीक्यू पढ़ें फिर ये पढ़ें फिर वो पढ़ें। टाइम आपको 2 साल का दिया गया, लेकिन अब जो सिर्फ है वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू रिवीजन का समय हमारे पास आ गया है। आप कमेंट में अगर यस सर कहोगे तो मैं इसका पूरा का पूरा मैराथन भी चला दूंगा, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे जीके जीएस का हो, चाहे रीजनिंग का हो। ठीक है, चलिए दूसरा क्या लिखा है, कौन सा मेलवेयर गुप्त रूप से उपयोगकर्ता गतिविधियों को ट्रैक करता है। विच टाइप ऑफ मेलवेयर ट्रैक्स यूजर एक्टिविटी सेक्रेटली, है ना, स्पाईवेयर, वॉर्म, एडवेयर या फिर कीलॉगर। तो कीलॉगर तो होगा नहीं भाई, मैंने हम लोगों ने इसके बारे में भी जस्ट पढ़ा है। एडवेयर होगा नहीं, वॉर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो स्पाई, स्पाई मतलब जासूसी होता है। तो स्पाईवेयर जो है वो क्या करता है, आपके ट्रैक करता है एक्टिविटी को सेक्रेटली, बहुत सेक्रेट तरीके से क्या करता है, वो आपका ट्रैक करता है। विच ऑफ दिस एन ईमेल वायरस, ईमेल वायरस के बारे में आपसे पूछा गया है कि भाई साहब ईमेल वायरस जो है वो आपका क्या होगा। ईमेल जो वायरस है आपका वो क्या होने वाला है। तो पहला जो है मेलिशा है, जेसस है, स्टक्सनेट है, वानाक्राई है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो आपको कमेंट में करना है। ठीक है, कमेंट में आंसर करना है कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बहुत सारा देने वाला हूं, क्योंकि लगभग 30+ क्वेश्चंस है हमारे पास आज के सेशन में। लिखा है क्या क्वेश्चन नंबर 15 का, व्हाट इज रूट किट, है ना, ए प्रोग्राम दैट हाइड्स मैलिशियस एक्टिविटी, ए टूल फॉर फाइल रिकवरी, ए नेटवर्क एनालाइजर, ए पासवर्ड क्रैकर। ये आपको बताना है। तो 15 का भी जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 14 और 15 दो क्वेश्चन लगातार आपको मिल गए हैं, तो ये आपको बताना है, कहीं से ढूंढ के बता देना। ठीक है, चलिए लिखा है क्या यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट वायरस इन्फेक्शंस। वायरस संक्रमण रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या आपको बताना है। अवॉइडिंग इंटरनेट यूजिंग, ये तो भाई साहब कभी जिंदगी में अब तो नहीं हो सकता है, ना आपसे होगा ना हमसे होगा और ना दुनिया में किसी आदमी से होने वाला है जिन लोगों ने इंटरनेट यूज कर लिया है। यूजिंग अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यूजिंग मल्टीपल ब्राउजर साइमल्टेनियसली, या फिर इग्नोरिंग अपडेट्स। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा क्या होगा कि आपको अपडेटेड क्या करना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करना है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का आपको अपडेटेड जो है वो यूज करना पड़ेगा इन वायरसेस के इन्फेक्शन से बचने के लिए, हमारे कंप्यूटर का डेटा जो है सुरक्षित रखने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा सवाल है, लिखा है कि विच टाइप ऑफ मैलवेयर इज डिलीवर्ड विया एडवर्टीजमेंट्स। कौन सा मैलवेयर विज्ञापनों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। एडवेयर, वॉर्म, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो एडवेयर, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इन तीनों के बारे में अभी जस्ट हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में पढ़ा है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है कि विच इज मोस्ट कॉमन मेथड फॉर स्प्रेडिंग कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस को स्प्रेड करने के लिए सबसे कॉमन मेथड आपका कौन सा है। पहला, डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्स, सेंडिंग लार्ज ईमेल, यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यूजिंग ऑफिशियल वेबसाइट ओनली। तो भाई आम तरीका क्या है, तो आम तरीका ना ये है ना ये है ना ये है। तो डाउनलोडिंग फाइल फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्स आपका अगर आप करते हो किसी भी अनट्रस्टेड सोर्स से जो विदाउट लाइसेंस है आपका, है ना, जो थर्ड पार्टी एप्स है, तो उसमें आपका वायरसेस आने का बहुत आम तरीका है, और वही आपका वायरसेस आता है आपके कंप्यूटर में। कंप्यूटर आपका हैक हो जाता है, या फिर मोबाइल किसी भी तरीके का डेटा जो है आपका वो आपका हैक हो जाता है ना। चलिए दूसरा अगर हम लोग बात कर ले, लिखा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रैंसमवेयर अटैक। मतलब क्या है कि कौन सा आपका ऑप्शन है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है रैंसमवेयर अटैक को आपका। तो बताना है, वायरसेस, ए वायरस दैट डिलीट्स फाइल, ए मेलवेयर दैट इनक्रिप्ट फाइल एंड डिमांड्स पेमेंट आपका, ए टूल फॉर हैकिंग पासवर्ड एंड एडवर्टीजमेंट पॉपअप, है ना, पॉप टूल आपका। तो भाई रैंसम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, है ना, तो यही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेलवेयर दैट इनक्रिप्ट फाइल एंड डिमांड पेमेंट, पेमेंट के बारे में डिमांड करता है रैंसमवेयर, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था ना भाई। ठीक है, आज दूसरे नंबर वाले सवाल पे आते हैं। लिखा है क्या, विच टर्म डिस्क्राइब स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड। लिखा है विच टर्म डिस्क्राइब्स
स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड चुराने के लिए कौन सी शब्दावली उपयोग की जाती है? फिशिंग, मालवेयर, इंक्रिप्शन या फिर की लॉगिंग। तो भाई बहुत आसान सा सवाल है और इस सवाल का भी आंसर आपको कमेंट में भर भर के करना है ना, भूलना नहीं है, कमेंट में करना है क्योंकि लगभग सवाल एक दूसरे से रिलेटेड है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे स्प्रेड वायरस। वायरस को स्प्रेड करने के लिए कौन सा तरीका नहीं है ये आपको बताना है? यूएसबी ड्राइव, ईमेल अटैचमेंट्स, फिजिकल डैमेज टू हार्डवेयर, डाउनलोडिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो भाई एक बात बताओ, ये लिखा नहीं है तो नहीं है तो फिजिकल डैमेज थोड़ी होता है, आके थोड़ी आपका कंप्यूटर फोड़ देगा, ऐसा तो नहीं होता है। होता यह है कि सॉफ्टवेयर में जब भी आपका वायरस अगर इंक्लूड हो जाता है, जब वो चला आता है तो अंदर के डेटा को हार्म कर देता है, आपका जो भी प्राइवेट डेटा है, प्राइवेसी है आपका, उन सारी चीजों को हार्म कर देता है। तो ये आपका यूएसबी ड्राइव से हो सकता है, ईमेल अटैचमेंट से हो सकता है, डाउनलोडिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर से हो सकता है, लेकिन फिजिकल डैमेज नाम का कोई चीज होने वाला नहीं है। दोस्त आगे आ जाइए। लिखा है शून्य दिन की वैधता क्या है? व्हाट इज जीरो डे, है ना, वल्नरेबिलिटी आपका पूछा है। तो ए प्रीवियसली अननोन सॉफ्टवेयर फ्लॉ exploited by hackers, a virus that spreads in a day, a software update that fix bugs, a tool to detect malware, है ना। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट में करना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 3-4 क्वेश्चन आज हमारे पास हो गए जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है। 3 क्वेश्चन मैं आपको और देने वाला हूं। हाउ कैन फिशिंग अटैक बी आइडेंटिफाई? फिशिंग हमलों की पहचान कैसे की जाती है? बाई चेकिंग स्पीशियस लिंक्स और ईमेल, बाई अवॉइडिंग सोशल मीडिया, बाई यूजिंग आउटडेटेड एंटीवायरस, बाई डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द इंटरनेट। तो भाई फिशिंग क्या करता है? भाई फिशिंग वही करता है कि ईमेल भेजता है और आपका जो प्राइवेट डेटा होता है उसको हैक कर लेता है, ठीक है। तो बाई चेकिंग स्पीशियस, है ना, सस्पिशियस, सॉरी स्पीशियस नहीं, सस्पिशियस लिंक और ईमेल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो उसको चेक करना कैसे पहचान करेंगे? तो उसको चेक करना पड़ेगा, सस्पिशियस लिंक आया कोई हमारे पास, सस्पिशियस आपका ईमेल आया कोई हमारे पास। दोस्त कभी भी आप अपने व्हाट्सएप में क्या करोगे ना कि ऑटोमेटिक डाउनलोड का जो ऑप्शन होता है, चाहे वो फोटो का हो, चाहे वो वीडियो का हो, चाहे वो किसी भी लिंक का हो, है ना, वो हमेशा डिसेबल करके रखना है क्योंकि होता वहीं से है वायरसेस का खेल। वायरस का खेल वहीं से होता है कि आप किसी लिंक पे, किसी फोटो पे अगर आप क्लिक करते हो तो वही चीज आपके फोन में इंटर करती है और इंटर करने के बाद आपका कभी फोन हैक होता है, कभी ईमेल हैक होता है, कभी मोबाइल हैक होता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है। तो इस बात से बिल्कुल अवेयर रहना कि भाई साहब जितना भी आपका लिंक आए, फोटो आए, कोई भी अननोन नंबर से जो अनट्रस्टेड है, जिसको आप जानते नहीं, जिसको आप पहचानते नहीं, और खासकर ग्रुप्स में ऐसा बहुत ज्यादा होता है, तो ग्रुप ज्वाइन करने से बचना चाहिए। व्हाट्सएप का ग्रुप हो, है ना। उसके बाद आप अपने मोबाइल में इस तरीके का डिसेबल ऑप्शन आता है कि नोटिफिकेशन में, या फिर डाउनलोडिंग वाला जो ऑप्शन आता है उसमें ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग को आप ऑफ करके रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इससे आप बहुत हद तक बच सकते हैं। एंड्रॉयड में कुछ भी सेफ्टी का नाम कुछ भी नहीं है, चाहे वो अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल भी बहुत सारी जगह हैक होने लगता है, ठीक है। लिखा है विच इज नॉट ए फीचर टू स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। कौन सा ऐसा फीचर है जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को नहीं दर्शाता, जो लोग कॉमन यूज करते हैं, ठीक है। लिखा है इंक्लूड्स अपर केस एंड लोअर केस लेटर, कंटेन्स ए सीक्वेंस लाइक 1 2 3 4 5, कंटेन्स ए स्पेशल कैरेक्टर्स, इज एट लीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग। आप इस 8 कैरेक्टर में कुछ भी रख सकते हो, ए से लेके जेड तक का सीक्वेंस, या फिर कंटिन्यू रखो या फिर अल्टरनेट रखो, ठीक है। उसके बाद आप कोई सिंबल रख सकते हो या फिर कोई आप नंबर रख सकते हो, लेकिन जैसे ही आप 1 2 3 4 सीक्वेंस रखोगे तो ये बड़ा ही कॉमन सा क्या हो जाता है? पासवर्ड हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो ऐसा ही क्वेश्चन था एग्जाम में पूछे जाने की, इस क्वेश्चन की बहुत ज्यादा कम संभावना है। लिखा है कि व्हाट डज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड टू सिक्योरिटी, मतलब 2 कारक प्रमाणीकरण सुरक्षा में क्या जोड़ता है? आपने देखा होगा कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 स्टेप सिक्योरिटी का जो बात है, चाहे यूट्यूब के एनालिटिक्स में हो, है ना, या फिर किसी आप व्हाट्सएप पे लगा लो, कहीं आप टेलीग्राम पे लगा लो, 2 स्टेप का वेरिफिकेशन आता है, ठीक है। ये क्या करता है? सेकेंड लेयर ऑफ वेरिफिकेशन है आपका, फास्टर इंटरनेट एक्सेस है आपका, फाइल इंक्रिप्शन है आपका, ऑटोमेटिक वायरस आपका स्कैनिंग है। तो भाई ये सेकेंड लेयर का वेरिफिकेशन है, मतलब वेरिफिकेशन का आपका 2 लेयर हो जाएगा। पहला जो आपने लगाया है, अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन करते हैं तो हो सकता है कोई लोग जो है वो 1 स्टेप का वेरिफिकेशन पार कर लेगा, लेकिन दूसरा पार करने में उसको सोचना पड़ेगा। वैसे पार तो कर जाएगा अगर वो चाहेगा तो, चाहे वो किसी का भी हो, अगर आपने किसी लिंक पे क्लिक किया हो पहले, या फिर आपके मोबाइल में वो पहले से इंटर कर चुका है, तब तो वो कर जाएगा। लेकिन ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन इसलिए लगाया जाता है कि उसको दोबारा मेहनत करना पड़े, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़े, है ना,
इसलिए लगाया जाता है और कोई बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर का क्या फंक्शन है? टू ब्लॉक एडवर्टीजमेंट्स, टू एक्ट एन इंटरमीडियरी आपका, फॉर रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स, टू स्टोर पासवर्ड, टू डिलीट आपका फाइल्स। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है आपको वो क्या करना है मेरे भाई, कमेंट में आंसर करना है, कमेंट में आंसर करना है। दूसरा आ जाइए मेरे भाई, विच ऑफ दिस पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल, कौन सा पेनिट्रेशन का टेस्टिंग टूल है ये आपको बताना है। तो एक्सेल नहीं, जूम नहीं, कैनवा नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मेटास्प्लॉइट आपका जो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाने वाला है। ठीक है, आगे आ जाइए मेरे दोस्त। आगे जब आते हैं तो व्हाट डज आईडीएस स्टैंड, आपसे पूछा है आईडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने ए टू जेड कराया है मेरे भाई, ए टू जेड मैंने कराया है। ठीक है, तो पहला है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है आपका, इंटरनल डेटा स्टोरेज है आपका, इंटरनल डेटा सिक्योरिटी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सिस्टम है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये एब्रिविएशन तो याद कर ही लेना, 1-2 नंबर का सवाल तो पूछा ही जाता है। लिखा है विच टूल इज वाइडली यूज फॉर इथिकल हैकिंग, के लिए कौन सा वाइडली जो यूज किया जाता है इथिकल हैकिंग के लिए वो कौन सा है। तो काली लिनक्स है आपका, विंडोज 10 है, गूगल सीट्स है, वीएलसी प्लेयर है, ये सब नहीं होगा। आंसर हमारा क्या होगा, काली लिनक्स हमारा बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए आज के लास्ट सवाल पे आते हैं। लास्ट सवाल है व्हाट इज बॉटनेट। बॉटनेट के बारे में आपसे पूछा गया है, तो बॉटनेट आपको बताना है कि भाई साहब बॉटनेट क्या होता है। तो पहला क्या है, ए नेटवर्क ऑफ इन्फेक्टेड डिवाइस कंट्रोल्ड बाय ए हैकर। ठीक है, ए टूल फॉर वायरस स्कैनिंग, ए पासवर्ड प्रोटेक्टेड सर्वर, ए बैकअप सिस्टम है। तो भाई बॉटनेट जो होता है ना आपका वो क्या होता है यहाँ पे कि ए नेटवर्क ऑफ इन्फेक्टेड डिवाइस कंट्रोल बाय ए हैकर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लिखा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, एएलयू। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका इसका एब्रिविएशन या फिर फुल फॉर्म होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अब इसका मुख्य काम आपसे पूछ रहा है कि इसका जो मुख्य काम होगा वो आपका क्या होने वाला है मेरे भाई। तो पहला क्या ऑप्शन है कि डेटा को स्टोर करना, दूसरा क्या गणना करना या फिर परफॉर्म कैलकुलेशंस, या फिर कंट्रोल हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर को नियंत्रित करना, या फिर मैनेज मेमोरी, मेमोरी का प्रबंधन करना, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसका जो बेसिक काम होता है, जो इसका मुख्य काम होता है, जो इसका प्राइमरी काम होता है, प्राइमरी जो इसका फंक्शन होता है वो गणना करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है, परफॉर्म कैलकुलेशन होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, आ जाइए अगले वाले सवाल की ओर चलते हैं। लिखा है क्या कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल, मतलब क्या है कि इन ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो पहला क्या एचटीटीपी है आपका, फिर आपका एफटीपी है आपका, फिर आपका एसएमटीपी है और आपका आईएमएपी दिया गया है ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एसएमटीपी। समझ रहे हो बात को, एसएमटीपी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ध्यान से सुनना, इसका फुल फॉर्म क्या होने वाला है और साथ में इसका भी फुल फॉर्म आपको बताना है। क्योंकि मेरे भाई मैंने आपको सारा का सारा एब्रिविएशन वगैरह इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, सारा मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा बेहतरीन और बड़ा ही प्यारा सा सवाल है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के संदर्भ में आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लगभग सारे लोगों को पता होगा कि आईपी का फुल फॉर्म हमारा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है मेरे भाई, इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इंटरनेट प्रोसेस नहीं होता है, इंटरनल प्रोग्राम नहीं होता है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस हमारा नहीं होता है। क्या होता है मेरे भाई, इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब आईपी। ओके, चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्त। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल है ये आपको बताना है। पहला रोम है, दूसरा रैम है, चौथा ये तीसरा आपका हार्ड डिस्क है और चौथा आपका फ्लैश ड्राइव है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो रैम जो है हमारा वो मेमोरी क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है। और रैम का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और आरओएम का फुल फॉर्म रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी आपका होता है। छोटा छोटा बात है, याद रखिएगा। क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत आसान है, पूछा भी जाएगा, इजी टू मॉडरेट लेवल ही आपसे
पूछा जाएगा। ये जो आप यहाँ पे थंबनेल देख रहे हैं, ये आपका बिहार सिविल कोड प्यून का पीडीएफ नोट्स का थंबनेल है, जो केवल 99 का है, जिसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी के तीनों के एकदम अच्छे से सजाए हुए पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, है ना, जिसमें आपको कहीं भी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की आपको कहीं से भी कोई आवश्यकता नहीं होने वाली है। क्लर्क का 121 में है और इसका 99 में मैंने यहाँ पे लॉन्च किया है, ठीक है। जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार जाकर टेस्ट लगाइए, 10 टेस्ट हमारा फ्री है, जो आपको इस टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर अधिक टेस्ट लगाना है विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ, तब आप जो टेस्ट है ये आप परचेज कर सकते हैं वहां पे टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाने के बाद, ठीक है। चलिए 5वां नंबर का जो हमारा सवाल है, इस पे आते हैं। लिखा है विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू ओपन टास्क मैनेजर इन विंडोज। मतलब क्या है कि विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है, किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है मेरे भाई। तो पहला क्या है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, अल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस एस्केप। तो आपको पता होना चाहिए, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑल्ट और टैब मतलब स्विच, विंडो को हम लोग स्विच करने के लिए ये हम लोग शॉर्टकट की का यूज करते हैं। डिलीट लिखा है तो डिलीट में तो नया चीज ओपन होगा नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप जो बटन है हमारा, वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फायरवॉल के बारे में आपसे पूछा है कि फायरवॉल जो है उसका मुख्य कार्य क्या होगा। तो इनक्रिप्ट डेटा को इनक्रिप्ट करना, या फिर इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर और नियंत्रित करना, और फाइलों का बैकअप लेना, या फिर प्रदर्शन को अनुकूल करना, मतलब ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, या फिर बैकअप फाइल। तो भाई मैं आपको बता देता हूं कि जो फायरवॉल का जो मुख्य काम होता है वो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक डेटा को मॉनिटर करना और नियंत्रित करना, और वायरसेस से क्या करना, सिक्योर करना, हमारा इसका मुख्य काम होता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन जो है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, ठीक है, एंड सिक्योर आवर डेटा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछा है कि लैंग्वेज हमारा जो है वो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो पाइथन लिख के रखा है, जावा स्क्रिप्ट है आपके पास, HTML है और SQL है। SQL के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, आपका स्ट्रक्चर्ड है ना क्वेरी लैंग्वेज, यहाँ पे वहां लिखा हुआ था, कल भी मैंने आपको कल वाले क्लास में बताया था। तो भाई पाइथन, जावा स्क्रिप्ट या फिर SQL या फिर C या फिर C++ जो है हमारा, ये सारा का सारा लैंग्वेज होता है, लेकिन HTML जो है वो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होगा। ध्यान से समझ में आया, C या फिर C आपका प्लस प्लस जो है ये सारा का सारा पाइथन, जावा स्क्रिप्ट या फिर आपका SQL, ये सारा का सारा प्रोग्रामिंग भाषा है, लेकिन HTML जो है ये आपका प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। और इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट में कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, भूलना मत। ऐसा नहीं गुरुजी आपने बता दिया और बस हम सुन के चले गए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, कमेंट कर देना। 8वां क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ BIOS इन ए कंप्यूटर, ठीक है। मतलब BIOS का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो पहला, मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रतिबंधित करना, है ना, क्या है, यहाँ पे हार्डवेयर को प्रारंभ करना, या फिर उपयोगकर्ता डेटा को स्टोर करना, या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई इसका जो काम है ये क्या है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ध्यान से सुनना, फुल फॉर्म तो बताना ही है, और क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट कराया है, आप लोगों ने आंसर भी यहाँ पे दिया है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन तो हमारे सेशन में रहते हैं जिसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करते हो, तो इसका भी बता देना। हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है इन डेटाबेस टर्मिनोलॉजी व्हाट इज ट्यूपल, आपसे पूछा गया है। कहने का मतलब क्या है कि डेटाबेस शब्दावली में ट्यूपल क्या है। टेबल में एक पंक्ति है, टेबल में एक कॉलम है, प्राथमिक कुंजी है, एक आपका स्कीमा है, ये आपसे पूछा है। तो भाई जो इसका आंसर होगा ए रो इन ए टेबल हो जाएगा। शब्दावली में ट्यूपल जो है वो टेबल में एक पंक्ति है। क्या है भाई, ट्यूपल जो है टेबल में एक आपका पंक्ति है। आगे चलते हैं। विच इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के डेटा में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बाइट, बीट, निबल या फिर आपका वर्ड। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बीट हो जाएगा। अब सारे लोगों को बहुत ही बारीकी से पता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। आगे आ जाइए मेरे दोस्त।
आगे अगर आते हैं तो विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कहा गया है। तो पहला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है आपका, या फिर आपका मिडलवेयर आपका सॉफ्टवेयर है। तो हमारा जो इसका आंसर होने वाला है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। लिखा है व्हाट इज द शॉर्टकट टू कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट इन मोस्ट टेक्स्ट एडिटर्स। मतलब भैया जो आपने यहाँ पे जिस टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसकी कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको। तो आसान सा सवाल है, आसान सा उत्तर होना चाहिए, कंट्रोल+C करना होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल पे। अच्छा, कंट्रोल+V का मतलब, कंट्रोल+X का मतलब कट, ये आपका क्या अंडो हो जाएगा, भी मतलब पेस्ट हो जाता है, ये आप सारे लोगों को पता होगा। आगे आते हैं। आगे जो हमारा सवाल है, विच वन इज एन ओपन सोर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है। इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो भाई विंडोज है, मैक ओएस है, या फिर लिनक्स है, या फिर एंड्रॉयड है। तो आप सारे लोगों को पता है कि लिनक्स जो है हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। What does HTTP stands for, आपसे बोला गया HTTP का अर्थ क्या होगा भाई। तो बहुत आसान सवाल है, आप सारे लोगों को पता, मैंने कराया है। तो इसका भी आंसर कमेंट में कर दो, इसका भी आंसर कमेंट में कर दो, जल्दी से बता देना कमेंट में आंसर करके कि सर इसका फुल फॉर्म क्या होने वाला है। हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, या फिर हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होगा, आपको बताना है। ठीक है, चलिए कमेंट करते हो तो थोड़ा लगता है कि आप लोगों ने रिस्पांस करा है, आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है और समझ में आप लोगों को आया, क्योंकि कुछ मेहनत आप लोगों ने भी किया है, राइट। चलिए दूसरा क्या है कि व्हाट डज फिशिंग रेफर्स टू साइबर सिक्योरिटी। साइबर सुरक्षा में फिशिंग का तात्पर्य क्या है। अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेस के बारे में, या उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील जानकारी प्रकट के लिए धोखा देना, वायरस फैलाना, या फिर हार्डवेयर चोरी। देखो भाई, फिशिंग का मतलब होता है कि आपके मोबाइल में कोई भी ईमेल भेज के आपके सिस्टम को हैक करने को हम लोग फिशिंग कहते हैं। तो भाई वही है कि उपयोगकर्ताओं के संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए धोखा देना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। मैंने बोला था कि आप जब भी व्हाट्सएप चलाते हो, जब भी आप फेसबुक चलाते हो, या फिर जब भी आप ये टेलीग्राम चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, या फिर इंस्टा चलाते हो, तो किसी भी लिंक पे क्लिक मत किया करो। व्हाट्सएप पे मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत सारे लोग वाईफाई पे ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन ऑन करके रखते हैं, उसको ऑफ कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको पिछले भी क्लास में बताया था। ठीक है, वहीं से आपका हैकिंग का शुरुआत होता है। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क, आपका हब, राउटर, स्विच, मॉडेम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राउटर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे आते हैं। लिखा है क्या कि विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा इंक्रिप्शन। फिजिकल लेयर मतलब OSI मॉडल की कौन सी परत डेटा इंक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार है। फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, या फिर एप्लीकेशन लेयर। तो भाई पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन लेयर जो होगा हमारा वो क्या है, कि ऐसी परत है जो इंक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार होती है, राइट। चलिए दूसरा सवाल आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं मेरे दोस्त। व्हाट टाइप्स ऑफ मैलवेयर रेप्लिकेट्स इटसेल्फ टू स्प्रेड अदर डिवाइस। देखो भाई, ये जो आपका मैलवेयर है ये आपको फैलाने में बड़ा ही तेजी से काम करता है। जो आपका ये वायरस है, जो अभी आपका मैलवेयर होता है, किस प्रकार का मैलवेयर खुद को दोहराकर अन्य उपकरणों में फैलता है। तो भाई वॉर्म, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वॉर्म हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका वायरसेज है, ट्रोजन है, स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर ये जासूसी के लिए यूज किया जाता है, ये जासूसी वाला आपका वायरस है ना। उसके बाद आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वॉर्म हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। दूसरा क्या है, इनमें से कौन सा प्राथमिक भंडारकरण आपका उपकरण है। विच ऑफ दीज इज ए प्राइमरी स्टोरेज ऑफ डिवाइस। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रैम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। SSD नहीं होगा, USB ड्राइव नहीं, CD नहीं होगा। भाई CD का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क हमारा इसका सही फुल फॉर्म होता है। ठीक है, छोटा छोटा चीज याद करके रखना, ऐसा नहीं कि बहुत बहुत बड़ा बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला है क्लर्क वाले पे, समझ रहे हो ना बात को। आसान सवाल पूछेगा, जिसकी उन्हें जरूरत है वही सारा का सारा सवाल उनसे पूछा जाएगा। इन एक्सेल विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज। एक्सेल में औसत निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। भाई ये भी एक क्वेश्चन है आपके पास, तो आंसर इसका करिए कमेंट में। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप ढूंढिए
आप नेट गूगल पे ढूंढ सकते हैं, वहां से ढूंढ के आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी? सीआरटी मतलब होता क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर या फिर टीवी के पीछे एक पीछे से बड़ा सा गोला निकला होता है, जिसको हम लोग सीआरटी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीआरटी कहते हैं। तो इसका जो एब्रिविएशन फुल फॉर्म हो जाएगा वो कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होगा कि सर इसको हिंदी में लाइए। भाई साहब ये हिंदी में कैसे आएगा? ये तो एब्रिविएशन है, ये तो आपको एक बार देखना पड़ेगा। बस आपको एक नजर देखना है और बस आपको याद होता चला जाएगा, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये रिकॉल होता है एग्जामिनेशन में कि ऐसा मैंने पढ़ा था, और यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, दूसरा सवाल है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी रोम के बारे में पूछा गया है। कॉम्पैक्ट डेटा रोम पहला ऑप्शन है, दूसरा कंप्यूटराइज्ड डेटा रोम है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, या फिर क्रेडिबल आपका डेटा रोम है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भाई कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये आपका ऑप्शन नंबर सी। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हमारा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। दूसरा जो हमारा सवाल है भाई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? बहुत आसान सा सवाल है, सबको पता है। क्या होगा? बोलो गुरुजी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह लो तो कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। ये तो आसान से याद हो जाएगा, लेकिन आगे वाला सवाल थोड़ा थोड़ा सा टफ होता चला जाएगा आप लोगों के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी के बारे में? सीडी आप लोगों ने देखा है ना, पहले जो हम लोग गाना वाना बजाते थे, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको कहते हैं, है ना। कंप्यूटर डिस्क नहीं कहेंगे, कैथोड ड्रम नहीं कहेंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क कहने वाले हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेंट्रल डेटा नहीं कहेंगे भाई, है ना। तो सीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क हमारा फुल फॉर्म हो जाने वाला है। आगे आ जाइए, आगे वाले सवाल में चलते हैं। लिखा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरसी? ये आपको बताना है कि भाई साहब सीआरसी का फुल फॉर्म क्या होने वाला है। ठीक है, तो कंप्यूटराइज्ड रिडंडेंसी आपका चेकर है, दूसरा रियल टाइम साइकिल कमांड है आपका, साइक्लिक रिडंडेंसी आपका चेक है, कमांड एंड रेलेवेंट कंट्रोल है। तो जो सही आंसर होगा सीआरसी का, जो सही फुल फॉर्म होने वाला है वो साइक्लिक रिडंडेंसी आपका चेक होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सीआरसी का फुल फॉर्म आप लोगों ने देखा क्या होने वाला है। दूसरा क्या है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीओएस? आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है भाई मेरे? डीओएस आपसे पूछा गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस है, डेटा एंड सर्विस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटा ऑफ सिस्टम है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी एब्रिविएशन होता है ना, तो उसमें प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ऑफ लगाया गया है, तो ये ऑफ ओ का मतलब ये आप ओ नहीं समझ लेना। ठीक है, वहां पे वो नहीं होता है, वो एब्रिविएशन में आपका चलता है। तो डीएस का मतलब डेटा ऑफ सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन डीओएस जैसे आपसे पूछा है, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। लास्ट में कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना कितना आपका स्कोर जाएगा। दूसरा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचडीडी? का आपको फुल फॉर्म बताना है। हार्ड डिस्क ड्राइव है आपका, हाई डेफिनेशन डेटा है, हाइपर टेक्स्ट डिवाइस डेटा है, हिडन डिवाइस डेटा है। तो बताना है कि क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा एचडीडी का, वो हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा। अगर आप सुन भी लोगे मेरी बातों को, तो मैं गारंटी देता हूं कि याद हो जाएगा। दूसरा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HLL? मतलब HLL का आपको फुल फॉर्म बताना है, ये एब्रिविएशन है। तो हार्डवेयर लोकल लैंग्वेज है आपका, हाई लेवल लैंग्वेज है आपका, हाई लेवल लॉजिक है, हाइपर टेक्स्ट लेवल लैंग्वेज है आपका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हाई लेवल लैंग्वेज आ जाएगा। जब भी आपसे HLL के बारे में पूछा जाए तो हमेशा याद रखना हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए अगले वाले सवाल पे। अगला वाला 9वां नंबर वाला सवाल है, जो लगभग आजकल सारे लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग एलसीडी कहते हैं। आप लोगों के भी घर में एलसीडी होगा। ठीक है, तो एलसीडी कहते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पहला ऑप्शन है, लाइव एंड करंट डिस्प्ले दूसरा ऑप्शन है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कोड आपका तीसरा ऑप्शन है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपका चौथा ऑप्शन है। तो क्या होगा? लिक्विड क्लियर, सॉरी क्रियल था नहीं, ये क्लियर था, लिक्विड क्लियर डिस्प्ले था। तो हम लोगों का जो सही आंसर होगा क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। जब भी बात एलसीडी का आएगा, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। LAN का फुल फॉर्म आपको बताना है। लोकल एक्सेस नेटवर्क है, लीनियर है ना, आर्किटेक्ट क्या लिखा है, आर्किटेक्चुरल नेटवर्क है आपका, लेटेंसी एडॉप्टिंग नेटवर्क है आपका, लोकल एरिया नेटवर्क है। तो आपको बताना है LAN का फुल फॉर्म क्या होगा। तो भाई कुछ नहीं, यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, लोकल एरिया नेटवर्क होगा। क्या होगा मेरे भाई, LAN का फुल फॉर्म हमारा क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होने वाला है। ठीक है। 11 नंबर सवाल क्या है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LLL, मतलब ट्रिपल एल। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था HLL और ये ट्रिपल एल है। तो HLL का मतलब क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज, और इसका मतलब क्या होगा भाई, आराम से बता दोगे, लो लेवल लैंग्वेज होगा। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लॉजिक लिमिट बाय लेटेंसी नहीं होगा, लो लेवल लॉजिक नहीं होगा, लो लेवल लैंग्वेज नहीं होगा, लैंग्वेज एंड लॉजिक लेवल आपका नहीं होगा, लो लेवल लैंग्वेज आपका बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे आ जाइए। लिखा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MAN। अब इस मैन का मतलब आदमी मत बूझ लेना, नहीं समझा, बूझ मत लेना कि भैया आदमी हो जाएगा, मैन और वोमैन मत समझ लेना। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, मशीन एक्सेस नेटवर्क है, मैसिव एरे ऑफ नेटवर्क है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, या मेट्रो एरिया नेटवर्क है। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से सवाल का आंसर क्या होगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा भाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा आ जाइए। दूसरा अगर हम लोग बात कर ले, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MPU, मेल प्रोसेसिंग यूनिट है, माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट है, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है आपका, मशीन प्रोसेसिंग यूनिट है। तो आंसर क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपका पहला सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। कहाँ करना है मेरे भाई, आंसर करना है, टाल बटोल मत कर देना। ठीक है, आंसर करना। चलिए दूसरा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम लिखा गया है, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, यहां चारों का चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर हमारा सही आंसर होने वाला है। मॉड्यूलेटर, जब भी आपसे मॉडेम पूछा जाए तो मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आ जाइए। नेक्स्ट वाला सवाल क्या है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसी। तो आप सारे लोगों को पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। पीडीए का फुल फॉर्म आपको बताना है। क्या करना है, पीडीए का आपको फुल फॉर्म बताना है। पर्सनल डिवाइस असिस्टेंट है आपका, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है आपका, पोर्टेबल डिजिटल असिस्टेंट है आपका, पोर्टेबल असिस्टेंट्स आपका डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपको आंसर बताना है क्या होगा, पीडीए के बारे में पूछा गया है। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, चलिए पीएलसी के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएलसी। यहाँ पे प्रोग्राम लोकल कनेक्टर है आपका, पोर्टेबल लॉजिकल कनेक्टर है आपका, प्री लोडेड कंट्रोलर है आपका, प्रोग्रामेबल आपका लॉजिक कंट्रोलर है। तो क्या होगा इसका आंसर, पीएलसी के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, पीएलसी के बारे में पूछा है ना। तो पीएलसी क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि टीबी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आप सारे लोगों को पता है कि टीबी का जो फुल फॉर्म होगा वो हमारा टेराबाइट होने वाला है। क्या होगा, टेराबाइट होगा। ठीक है, चलिए दूसरा भाई मेरे, दूसरा देखो यहाँ पे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल के बारे में पूछा गया है। यूनाइटेड रिजल्ट कंट्रोलर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स कंट्रोल ये लोकेटर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लैटेंसी है, या फिर अनडिवाइडेड रिसोल्ट आपका लोकेटर है। तो आपका चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा यूआरएल के बारे में। यूआरएल के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, रोज तो देखते ही होंगे यूआरएल। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है आपका। आ जाइए दूसरे वाले सवाल पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भास्ट पूछा गया, VAST पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है आपको इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है आपको। ठीक है, याद से करना, भूलना नहीं। दूसरा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WAN आपसे पूछा गया है। वाइड एक्सेस नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क है, वाईफाई असाइंड नेटवर्क है आपका। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, है ना। जैसे LAN बराबर
लोकल एरिया नेटवर्क होता था, तो WAN बराबर क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई। आगे आ जाइए, ASP का फुल फॉर्म आपको बताना है। ASP का एक्टिवेटेड सर्वर पेजेज है आपका, एक्टिव सर्वर पेजेज है, पेज है आपका। ये सारा का सारा ऑप्शन आपका दिया गया है, 4 ऑप्शन है और आपको बताना है क्या सही आंसर होगा। तो ASP का जो फुल फॉर्म होने वाला है वो एक्टिव सर्वर पेज आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक्टिव सर्वर पेज आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए, ये जो फुल फॉर्म है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP है आपका। तो ISP मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनल सर्विस प्रोसेसर, इंटरनेशनल सर्वर प्रोवाइडर, या फिर आगे जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो आपका गुरुजी इसका मतलब तो मैंने आपको पिछले वाले में भी क्लास में बताया था कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका बिल्कुल क्या होता है, सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, दूसरा सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OS। कहोगे भैया रुक जाओ, इसका जो फुल फॉर्म होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, क्लास 8, 9, 10 से सुनते आ रहे हैं। जिन लोगों ने 10 के बाद कोई कंप्यूटर कोर्स करा होगा, अच्छे से बुक्स पढ़ा होगा, या फिर कुछ अगर CBSE बोर्ड से या फिर बिहार बोर्ड से भी कोई अगर लोग होते हैं, तो अलग से कंप्यूटर का बुक अगर इतना मोटा भी अगर 100-150 पेज का भी पढ़ लेंगे ना, तो वो पूरा का पूरा समझो कि ये सारा कुछ उसमें अवेलेबल मिला, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं मेरे भाई, है ना। चलिए, नेक्स्ट वाला सवाल है, ADSL क्या का फुल फॉर्म आपका क्या होने वाला है। यही चारों ऑप्शन आपका है। 25 नंबर सवाल का भी आपको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर करना है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट वाला सवाल है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AVI है, लिखा है ऑडियो वीडियो इंटरफेस है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव है, और एक्टिव वीडियो इंटीग्रेटेड है, ऑडियो वीडियो विजुअल इंफॉर्मेशन है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ना भाई, AVI का मतलब क्या होता है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, है ना। ऑडियो वीडियो क्या होता है, इंटरलीव आपका होता है, ठीक है। दूसरा कि BIOS का फुल फॉर्म क्या होगा, लिखा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, बाइलिंगुअल इनपुट ऑन सिस्टम है, बेस इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल ओपन सोर्स है आपका। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो BIOS का जो मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा, हमेशा याद रखना कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होने वाला है, ठीक है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28 में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल, लिखा है COBOL लिखा है, कंप्यूटर एंड बिजनेस लैंग्वेज है आपका, ठीक है। कंप्यूटर एंड बेसिक ऑपरेशन लैंग्वेज है आपका, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है आपका, या फिर कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज है आपका। तो सही जो फुल फॉर्म होगा, थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, देखो ऑप्शन कैसे भूल भुलैया देके रखा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा, COBOL का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, DTP का फुल फॉर्म क्या होगा, ये आपको बताना है। डेनियल ऑफ टॉप प्रोजेक्ट होगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होगा, डिस्क टर्मिनल प्रोजेक्ट होगा, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंट आपका पैक्ट होने वाला है। तो आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। तो भाई डेस्कटॉप पब्लिशिंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है DSL का फुल फॉर्म। भाई क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप क्या करोगे, इसका भी कमेंट बॉक्स में करोगे। तो AAC देके रखा है भाई। दूसरा क्या, AAC एडवांस ऑडियो कोडिंग इसको कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, AAC को क्या कहते हैं, एडवांस ऑडियो कोडिंग कहते हैं। दूसरा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप लोगों ने सुना होगा। जितनी भी चीजें आजकल फेक चीजें हो रही हैं, चाहे डिजिटल अरेस्ट से लेकर डिजिटल ऑडियो कॉपी करना, ये सारी की सारी चीजें आपके AI के मदद से हो रही है, जिसको हम लोग चैट GPT कहते हैं। ऐसे AI बेस्ड आपका बहुत सारा एप्लीकेशन आ गया है मार्केट में, तो ये जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, ठीक है। जैसे सॉरी, जैसे गूगल बार्ड आपका आया है, चैट GPT है, फिर आपका जेमिनाई है, ये सारा AI बेस्ड आपका चैट बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद ARPANET एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क इसको कहा जाता है। एक तरीके का नेटवर्क है भाई, जिसको ARPANET कहा जाता है। अच्छा, ALGOL को क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम आपका लैंग्वेज, है ना, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज आपका इसको कहा जाता है। ALU को क्या कहा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। अच्छा, AOL को क्या कहा जाता है, अमेरिका ऑनलाइन कहा जाता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि या तो इसका फुल फॉर्म या फिर एब्रिविएशन आपसे पूछ देगा,
या फिर आपसे पूछ देगा भाई ये होता क्या है, तो एक लाइन में आंसर वहां पे दिया रहेगा, तो आप फटाफट से टिक लगा के चले आओगे। याद नहीं करना जरूरी है, सोने से पहले 5 से 7 मिनट एक बार देख लोगे तो रामबान हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एपीआई के बारे में। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस इसको कहा जाता है। एपीटी को क्या कहा जाता है? ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम्ड टूलिंग कहा जाता है। एआरपी है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल कहा जाता है। उसके बाद यहाँ एटीएम देखोगे तो ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है जिससे आप पैसा निकालते हो, ये इसका कुछ अलग हो जाता है ना। यहाँ आप देखोगे तो इसको हम लोग एक तरीके का नेटवर्क यहाँ पे कहते हैं। एवीआई लिखा है ऑडियो वीडियो इंटरलीव है यहाँ पे। एटी है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है आपका। ठीक है, एयूआई है अटैच्ड यूनिट इंटरफेस है आपका। नीचे देखोगे यहाँ पे BHTML ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप आपका लैंग्वेज यहाँ देके रखा है। तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है आप उसको एक बार देखोगे तो सारा कुछ समझ में आता चला जाएगा, है ना भाई। चलिए उसके बाद बहुत सारा चीज है जो हम लोगों को पहले से पता है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पता है, पता तो बहुत कुछ पहले से, बस रिवीजन की आवश्यकता है। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बीएमपी क्या है? बीटमैप कहा जाता है। B2B क्या है? बिजनेस टू बिजनेस है ये आपका। B2C क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर है आपका। ये सारा का सारा फुल फॉर्म है आपका, है ना। BCC क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, बिहार सिविल कोड नहीं समझ लेना, है ना। ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं बीसीसी को, ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं। अच्छा, बीपीएस को क्या कहते हैं? बाइट्स पर सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइट्स पर सेकंड कहते हैं। बीआईयू को क्या कहते हैं? बस इंटरफेस यूनिट कहते हैं। अच्छा, दूसरा अगर हम लोग आते हैं, यहाँ पे आते हैं तो कार्बन कॉपी अगर देखेंगे तो इसका जो एब्रिविएशन जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो सीसी होता है, कार्बन कॉपी होता है। सीएआई का मतलब कंप्यूटर एडेड आपका इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, सीएडी का मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। सीएडीडी का मतलब कंप्यूटर एडेड आपका डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग होता है। सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 7-8 के बुक से कि भैया ऐसा कंप्यूटर का सीडी होता है जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देख लेंगे तो यहाँ पे जो है CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल आपको इसका हो जाता है फुल फॉर्म एब्रिविएशन। CAM का कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है। CROM का कंप्यूटराइज्ड रेंज ऑफ मोशन होता है। CD-ROM का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। CMD का मतलब कमांड होता है। CMD का मतलब क्या होता है भाई? कमांड होता है। जैसे चैट जीपीटी अगर आप चलाओगे तो उसको कमांड देना पड़ता है, कुछ भी आपको अगर चाहिए उसके लिए पहले उसको कमांड दोगे। जब तक कमांड सही से नहीं दोगे तब तक आपका आंसर क्या होगा? वो लिख कर देगा नहीं। बहुत चालाक होता है भाई चैट जीपीटी, बहुत चालाक होता है। चलिए सीपीयू देख लो, ये तो सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। सीपीआई क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन होगा आपका। सीयूआई मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होगा। डीएटी का मतलब डिजिटल ऑडियो टैप होगा आपका। डीडीआर का मतलब डबल डेटा रेट होगा आपका। ठीक है, ये सारा का सारा चीज, ऐसा नहीं कि हम लोगों को भाई पूरा पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो आप अगर एक बार देख लोगे ना तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। देखो जैसे डॉक यहाँ लिखा जाता है तो डॉक का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, डीवीआई का मतलब डिजिटल विजुअल इंटरफेस आपका यहाँ पे हो जाएगा। डीवीडीआर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो DHTML का मतलब डायनामिक्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हो जाएगा। और आगे आ जाइए, DPI का मतलब डॉट्स पर इंच हो जाएगा। DNA का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट आर्किटेक्चर आपका हो जाएगा। DVR है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है, सबको पता है। ठीक है, ये सारा कुछ आपका यहाँ पे है। EPROM है, EEPROM है, ये सारा का फुल फॉर्म यहाँ देके रखा है। तो एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, ये जीबी देके रखा है, मतलब गीगाबाइट होता है ना, 1024 गीगाबाइट, ये सारे लोगों को पता है ना। 1024 बराबर 1 होता है किसी भी फॉर्म में। GIF का मतलब हम लोग जो बराबर GIF यूज करते हैं, ग्राफिक इंटरचेंजेबल आपका फॉर्मेट होता है। ठीक है, चलिए बहुत सारा कुछ तो हमको भी याद है इसमें से, है ना। चलिए बहुत सारा कुछ याद हो जाएगा आपको भी। यहाँ 3GP जो है, 3GP का मतलब थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट होता है आपका। GBPS गीगाबाइट्स गीगाबीट्स पर सेकंड होता है आपका। 3GPP मतलब थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट होता है। अगर हम लोग बात कर ले, देखो HTTP आप लोगों ने सुना है ना, HTTP आप लोगों ने सुना है, बहुत बारी सुना होगा।
HTTP के बारे में, तो देखोगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका हो जाएगा। ठीक है, HD मतलब क्या, हार्ड डिस्क हो जाएगा, HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा, HP मतलब ये देख लो यहाँ पे ISO है, IMAP है। तो ऐसे करके पूरा मैंने यहाँ पर Z तक लगा दिया है। ठीक है,